उठ ईसल, तू अभी तक सो रही है, उठ, देख कबीर मिलने आया तुझसे। और तू है कि वो जो गहरी नींद में थी, कबीर का नाम सुनते ही जैसे एकदम नींद उड़ी, वो उड़े उड़े रंग के साथ उठकर बैठ गए। कबीर, इस वक्त उसका दिल धक धक करने लगा। उसकी माँ तेजी से उसके कपड़े निकालते कह रही थी, दिन निकल आया और तेरी रात खत्म ही नहीं हो रही। वो बाहर बैठा है, तेरी ये शक्ल देख क्या सोचेगा। उठ, जाकर शक्ल सीधी कर, कपड़े बदल, क्या सोच रही है, उठ भी। और जब वो ना उठी तो वो ज़रा सख्ती से बोली, तो इसल कर बढ़ा कर उठी और तेज़ी से कपड़े लिए वॉशरूम में गुम हुई। दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। 5 महीने बाद यूं अचानक आ गया था वो उसे। उस वक्त जब उसे लगने लगा वो निकाह करके उससे भूल चुका है उसे। 5 महीने पहले, ये कमर जदियाल के कत्ल से चंद दिन पहले का वाक़या था। वो अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी। जब से घर आई थी अक्सर कमरे में रहती। जुनैद बेशक अब ज़्यादा उसके सामने नहीं आता, मगर वो गलती से भी उसको नहीं देखना चाहती थी। उस वक्त भी वो कमरे में थी। बाहर कुछ मेहमान आए हुए थे, कौन थे वो नहीं जानती थी। अभी वो सोचों में गुम थी कि उसकी माँ उजलत में कमरे में दाखिल हुई और उसे बेड से खींच कर उठा कि क्या हुआ, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ, जल्दी कर ईसल। वो कपड़े और उसकी बाकी चीज़ें तेज़ी से निकालते उसे साथ साथ बोल भी रही थी, मगर माँ, उसने कुछ कहना चाहा, मगर उनकी घूरी से नवाजने पर मुंह बनाते चेंज करने चली गई। हल्के नीले रंग का खूबसूरत फ्रॉक पहने, छोटे बालों को खुला छोड़े, हल्का सा मेकअप किया, सब्ज आंखों में बेतहाशा तजस्सुस किए वो कमरे से निकली तो शल रह गई। सामने ही ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस, सर पर पी कैप पहने वो सर झुकाए अपने शूज़ को देख रहा था। उसकी दाईं जानिब उसकी माँ बैठी थी, मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। ईसल का दिल धक धक करने लगा। ये सब क्या हो रहा था? उसकी हथेलियाँ नम हुई। अरे इधर आओ ईसल, ये है हमारी बेटी। उसकी माँ भी काफ़ी नर्वस लग रही थी। उसका बाप और चाचू भी साथ बैठे थे। वो छोटे छोटे कदम लेते बमुश्किल उनके पास जा बैठी। कबीर ने एक नज़र उसे देखा और फिर निगाहों का जाविया बदला। वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। बहुत खूबसूरत हो, मेरे कबीर के साथ बहुत अच्छी लगोगी। उसका दिल शिद्दत से धड़का। उसने बेसाख्ता माँ को देखा। ऐसा कैसे हो सकता था? उसे लगा ये कोई ख्वाब था, मगर यही हकीकत थी। बाकी बातें क्या हुई उसे समझ नहीं आया, सिवाय इसके कि 2 हफ्ते बाद उसका निकाह था। वो तेज़ी से उठकर कमरे में आई, दिल पर हाथ रखे गहरे सांस लेते, जैसे सांसें बहाल करना चाह रही थी। उसे ये जानकर भी हैरत हुई कि वो एक बार पहले भी आ चुकी थी। फिर कैसे 2 हफ्ते गुजरे वो नहीं जानती। सब काफ़ी तेज़ी से हुए जा रहा था। उसकी माँ और बाप दोनों खुश थे और ईसल हनूज बेयकीन। आज उसके निकाह का दिन था। सफ़ेद खूबसूरत फ्रॉक में मलबूस, बालों का जूड़ा बनाए, हल्के मेकअप में, सुर्ख सुर्ख रंग से लबों को रंगे, वो हाथों में लगी मेहंदी देख रही थी। दिल रग रग में धड़क रहा था। चेहरा कुछ मजीद सुर्ख था। उसने चुपके से दिल में चाहा था उस शख्स को, और ये ख्वाब तो दुआ बनकर पूरा हो रहा था। मगर कबीर, उसने ऐसा किया ही क्यों? क्या वो उससे मोहब्बत करता था? उसने आंखें बंद करते गहरी सांस ली। कमरे में काफ़ी लड़कियां मौजूद थीं। कोई उसका दुपट्टा सेट कर रही थी तो कोई खुद को देख रही थी। हर तरफ खुशियों का समा था। कुछ देर बाद उस पर सुर्ख जालीदार दुपट्टा डाले उसे बाहर ले जाया गया। कदम थे कि मन मन भर के हो रहे थे। सामने बैठे कबीर ने उसे देखते मुतमईन सा सांस खारिज किया। वो मुतमईन था अपने फैसले से। निकाह के पेपर्स पर कपकपाते हाथों से साइन करते उसने हमेशा के लिए अपना आप उस शख्स के हवाले कर दिया। दिल की दुनिया उस पल हज़ारों ख्वाब बुन गई थी। कबीर ने भी साइन के, मुबारकबाद का शोर उठा। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। चेहरे पर मध्यम से मुस्कुराहट थी। जुनैद को उसने नहीं देखा था, फिर वो उसे अच्छे से समझा चुका था अपने तरीके से। वो नज़र आया भी नहीं, अच्छा ही था। उसे थोड़ी देर बाद कमरे में ले गए। खाने का दौर चला। हर कोई खाने के लिए उठ खड़ा हुआ। कबीर उधर ही बैठा रहा। वो जाने से पहले एक बार उससे बात करना चाहता था। चलो ना बेटा, खाना? नहीं शुक्रिया, मुझे ईसल से बात। हाँ क्यों नहीं, अब वो तुम्हारी अमानत है। आ जाओ, मैं तुम्हें उसके कमरे में ले चलती हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। उसके कमरे के पास उसका रुकना। उसकी माँ पहले अंदर गई, उसके बाद एक के बाद एक लड़की बाहर निकली। जाओ बेटे, बात कर लो, बस थोड़ी खौफजदा है, उन्होंने बाहर आकर कहा तो सर हिलाते वो अंदर गया। उसकी माँ ने थोड़ा सा दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से बाहर चली गई। निकाह मुबारक हो। उसके सजे संवरे रूप को देखते उसने कहा था। वो उसकी जानिब बढ़ा तो ईसल घबरा कर दूर होने लगी, मगर निगाहें उसी पर थी। क्या हुआ, डर रही हो? उसके दाएं जानिब हाथ रखा, धीमा लहजा था। ईसल ने हलक तर करते नफ़ी में सर हिलाया। वो इतने पास आ गया था, वो भी पूरा हक रखते हुए। उसके वजूद की खुशबू ईसल के रगों पैर पे छाने लगा था। फिर चुप क्यों? वो दूसरे हाथ से उसके गालों पर गिरते बालों को पीछे किया और 2 कदम और पास हुआ। पीछे मुंतशिर सांसों के दरमियान वो बमुश्किल बोली,
तनफ़ुस बिखर सा गया। अच्छा हो गया, खिलाफ़े तवक्को वो पीछे भी हो गया। तो ईसल ने गहरा सांस लिया, जबकि कबीर अब उसके बिखरे कमरे को देख रहा था। ईसल ने उसे देखा। वो उसे जुनैद के बारे में बताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कल को उसे कोई दूसरा बताए। जब भी हिम्मत बांधी, कबीर मुझे आपको एक बात बतानी है। उसकी निगाहें झुकी हुई थी। कबीर उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। वो मुतवज्जो हुआ। उसके साथ ही ड्रेसिंग के साथ टेक लगाकर खड़ा हुआ। निगाहें उसके वजूद का बेबाकी से नज़ारा कर रही थी। मुझे बताना था कि वो जुनैद। कबीर के चेहरे का सारा खून उड़न छुआ। वो वजीद चेहरे पर सर्द मोहरी छा गई थी। नाम मत लेना उसका, समझी? दिमाग दरुस्त कर दूंगा। उंगली उठाकर उसे वार्न करते वो सर्द लहजे में बोला। तो ईसल ने लब काटे। निकाह में हो अब मेरे, जैसे छोड़कर जा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लेने आऊँगा। अपने दिमाग से सारे फतूर निकाल देना तब तक, वरना ये काम भी मुझे खुद अच्छे तरीके से करना आता है। उसके लापरवाह वजूद को घूरते वो बोला। उसके मुंह से किसी दूसरे मर्द का नाम हजम नहीं हुआ था उसे। जब भी पल में शदीद गुस्सा सर पर सवार हुआ, ईसल ने घबरा कर उसे देखा। वो नहीं जानती थी कि कबीर को कैसे सब पता चल गया। मैंने जानबूझकर, तो उसने सफाई में कुछ कहना चाहा, मगर हाँ, तुम जानबूझकर सिर्फ खुद को मुझसे दूर कर सकती हो। बाकी सारी दुनिया चाहे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, है ना? मगर पहले की बात और थी ईसल बीबी। अब ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसको मैंने समझा दिया है। और तुम भी अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, जितना दूर रहोगी उससे उतना सुकून में रहोगी। और एक बात और, स्पाट लहजे में कहते वो पल में उसके काफ़ी करीब आया। ईसल ने घबरा कर पीछे होना चाहा, मगर उसकी कमर पर सख्ती से हाथ रखते वो उसे रोक गया। ज़्यादा तेज़ होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझ रही हो ना? जितनी हो उतनी ही रहना। उसको अपने इर्द गिर्द भी घूमने दिया तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। वो तो मेरे हाथों बचेगा नहीं, तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकेगा फिर। कमर पर उसके हाथों की गिरफ्त मजबूत, उसका लहजा भी शिद्दत से सख्त हो रहा था। उसकी बाहों में वो मचल कर रह गई। कबीर ने उसे छोड़ा नहीं। दुपट्टा उसके वजूद से गिर चुका था। खौफजदा सी मज़ाहमत करती वो दूरी बनाना चाह रही थी। कबीर के दिल में अजीब जज्बात जागे। नर्मो नाजुक वजूद उसकी पनाहों में बेबस था। बेसाख्ता ही दूसरा हाथ उसकी गर्दन की पुष्ट पर रखा और दिल फरेब सा झटका देते उसके चेहरे को पास किया। निगाहें बेबाक बेमुरवत सी थी। ईसल का दिल हलक में आया। कबीर, उसने रोकना चाहा। बड़े दिल फरेब अंदाज में वो उसके चेहरे पर झुकता चला गया। उसकी कोई मज़ाहमत काम न आई। उसे शिद्दत से ड्रेसिंग से लगाया, यूं कि कई चीज़ें नीचे गिरी, मगर उसका फंसू नहीं टूटा। तुम तो काफ़ी नशाऊ लड़की। उसका चेहरा पीछे करते वो उसके निढाल वजूद को देखते बेबाकी से बोला। ईसल का चेहरा सुर्ख हो चुका था। उसके हाथों के बेबाक लम्स उसकी जान हल्कान कर चुके थे। जो जाएं आप यहाँ से, उसने फिर से दूर करना चाहा उसे। तनफ़ुस बिखरा हुआ था। कबीर ने दिलचस्पी से उसे देखा और उसे छोड़ते पीछे हुआ। सांस ले लो, वो हंसा था। ईसल ने बेसाख्ता ड्रेसिंग टेबल पर हाथ रखते खुद को गिरने से बचाया। अभी जा रहा हूँ, जल्द लेने आऊँगा। तब तक तुम भी संभल जाना और मेरी बातों को भूलने की कोशिश भी ना करना, समझ रही हो ना? मगर वो कुछ नहीं बोली थी। अब तक उन पलों से निकल ही नहीं सकी। कबीर 2 लम्हे उसे देखता रहा, मगरूर बेबाक निगाहों से, फिर कमरे से निकल गया। ईसल हनूज अपनी बिखरी सांसें संभाल रही थी। क्या? और वो बेयकीनी से बोली तो सबने हैरत से उसे देखा। क्या हो गया महिरा, तुम्हारा शोर और ससुराल है, क्या सोचेंगे, इसीलिए दावत पर बुलाया? कल मुझे याद नहीं रहा तुम्हें बताना। अब मेरे साथ किचन में मदद करवाना। उसकी माँ ने उसे घूरते हुए कहा तो महिरा गड़बड़ा गई। दिल शिद्दत से धड़कने लगा। रात को ही तो वो खफा हुआ था। इर्तिसाम ने उसे देखा। उसे हैरत हुई, मगर वो सर झटक गया। मगर अगर कोई नहीं, किचन में चंदा के साथ जाकर देखो। मैंने उसे बता दिया क्या बनाना है, तुम देखो उसे, मैं आती हूँ अभी। वो वहाँ से उठ गई और महिरा उन्हें देख कर रह गई। जामनी रंग का नफीस फ्रॉक सेब तन के, वो हल्का सा मेकअप के, शिद्दत से धड़कते दिल के संग उस वक्त किचन में खड़ी थी। बालों का बिल्कुल स्ट्रेट किया हुआ था उसने। उसके दाएं जानिब से कान के पीछे ही बाल थे। चेहरा काफ़ी सुर्ख हो रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। घड़ी 7 बजा रही थी और वो लोग पहुंचने वाले थे। महिरा का दिल कानों में धड़क रहा था। फ्रूट कस्टर्ड लिए फ्रूट्स काट रही थी, मगर ध्यान हरगिज़ उधर नहीं था। यकीनन बहुत गुस्सा करता वो उस पर। उसका हर एहसास काफ़ी शिद्दत लिए होता था। वैसे तो उसकी कॉल भी आती थी, मगर आज एक मैसेज भी नहीं किया था। यकीनन वो काफ़ी खफा था। माही बाजी, मेहमान आ गए। किधर गुम हैं आप? चंदा ने उसे होश दिलाया तो वो शिद्दत से चौंकी। आ गए? उसका दिल शिद्दत से धड़का। हाँ, जाएं भी। उसने गालों पर हाथ रखे थे। काफ़ी सुर्ख तपिश ज़दा हो चुके थे वो।
भारी कदमों के संग वो बाहर निकली। उसके अलावा बाकी सब थे। महिरा का जैसे अटका सांस बहाल हुआ। माशाल्लाह, हमारी बेटी तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है, अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाए। ऐसे तो हमारा बेटा पागल नहीं हुआ। माँ साई ने उसको देखते ही माथे को छूते मोहब्बत से कहा तो उसका दिल रुकने लगा। अजीब शर्मिंदगी सी हुई थी सबके सामने। शाहिद जदियाल ने उसके सर पर हाथ रखा था। सफ़ेद लॉन्ग स्कर्ट और टॉप में मलबूस छोटे बालों को खुला छोड़े आए नूर ने एक नज़र इत्तसाम को देखा। उसी की वजह से तो वो यहाँ आने से डरती थी। वो उन्हें लिए अंदर बढ़ा तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उफ माही, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम तो ऐसी गई, फिर हवेली वापस आने का नाम ही नहीं लिया। वो सब अंदर चले गए तो आइनूर शिद्दत से उसके गले लगी शिकवा कुना लहजे में बोली, बस करो, कह तो ऐसे रही हो जैसे खुद रोज़ यहाँ आती थी। महिरा अब संभल चुकी थी। शुक्र था वो नहीं आया था। बस यार, तुम्हारे भाई से डर लगता है, मगर फिक्र ना करो, अब हम जल्दी तुम्हें ले जाएंगे। वो उससे पीछे हुई, थोड़ा सा झुककर बाहर देखा। महिरा नासमझी से उसे देख रही थी। अच्छा, मैं ज़रा अंदर जाती हूँ, तुम ज़रा लाला को देख लो, पता नहीं किधर रह गए। महिरा अभी भी हैरान नहीं हो पाई थी कि वो तेज़ी से वापस मुड़ती अंदर गायब हुई। क्या मतलब? वो खुद से बुड़बुड़ाते हैरत ज़दा सी अभी पीछे मुड़ी ही थी कि यकदम उसका बाजू शिद्दत भरी करीबने लेते सामिर ने उसे पिलर से पिन किया। उसका सांस रुका था चंद लम्हों के लिए। वो बिल्कुल उसके पास, उसके ऊपर छाया हुआ था। स्याह आंखों में दुनिया जहान की सर्द मोरी थी। उसके बेतहाशा हसीन चेहरे को देखकर भी नर्म नहीं पड़ा। सामिर, उसके सुर्ख लब बेसाख्ता हिले। दिल सीने में दबक कर रह गया। निगाहें उसके चेहरे पर छाई सर्द मोरी देखकर साकित थे। सामिर ने दूसरा बाजू उसके गिर्द रखा। बाजू हनूज उसकी गिरफ्त में था, निगाहें उसके चेहरे पर। अब बोलो, किधर जाओगी अब? हाँ, सरगोशी नुमा सर्द आवाज़ उसके वजूद में कपकपी दौड़ा गई थी। उसके कंधे पर हाथ रखते उसने उसे दूर करना चाहा तो सामिर ने गुस्से में वही हाथ पकड़ते उसकी कमर से लगा। मीर, उसका नन्हा सा दिल तड़प गया। उसके शिद्दत भरे अंदाज से आंखें नम हुई, मगर उसे फ़र्क नहीं पड़ा। क्या हुआ? वैसे तो ज़ुबान नहीं रुकती तुम्हारी, अब रोना किस बात का? कमर पर गिरफ्त थोड़ी कम कर दी, कोई आ जाएगा। उसने एक बार फिर कोशिश की थी उसे दूर करने की। सामिर के लब भींचे थे। एक वो था कि वो उसे देखकर सब भूल जाता, मगर उसे तो सब याद आने लगता था। जाओ, मेरे सामने मत आना, दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा इस वक्त। शिद्दत से उसे छोड़ते वो सर्द लहजे में बोला तो महिरा ने कलाई मसलते खफकी से उसे देखा। सारी दुनिया की सख्ती हो जाती थी बर्दाश्त, मगर सामिर की, उसकी आंखें शदीद नम हुई। मेरी बात उसने रोकना चाहा। वो उसे खफा नहीं करना चाहती थी, मगर सामिर नज़रअंदाज करते उससे आगे बढ़ चुका था। मिटा रही थी मुझे तर्ज़ इंतहा उसकी। मैं किसकी जान बचाती, खुद अपनी या उसकी? उधर तो खुदाई थी, हम नवा उसकी। वो चंद लोग जो मेरी तरफ थे, क्या थे? उधर तो खुदाई थी, हम नवा उसकी। स्याह आंखों में चमकते मोतियों को बेदर्दी से साफ करते वो भी अंदर आ गए। गलत वो भी नहीं थी। वो उसे देखकर यूं हो जाता कि उसके अलावा कोई याद ही ना रहता उसे। मगर अगर कोई देख ले तो? मगर वो ये सब नहीं सोचता था। अंदर आई तो सब लोग लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। महिरा ने उसे देखा। आसमानी रंग की कॉटन की शलवार कमीज पहने, वो टांग पर टांग रखे मुतमईन अंदाज में बैठा इर्तिसाम की किसी बात का जवाब दे रहा था। वजी चेहरे पर काफ़ी सुकून था। महिरा खफकी से उसे देखती आइनूर के साथ बैठ गई। क्या हुआ, लाला से लड़ाई चल रही है क्या? आइनूर उसके कान के पास झुकते राजदारी से बोली तो महिरा ने उसे घूरा। अच्छा बाबा, नहीं पूछती तुम्हारी पर्सनल बातें। वो हंस दी। उसे महिरा सामिर के लिए बहुत पसंद थी। अच्छा आओ, तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, वो उठते हुए बोली तो आइनूर भी जल्दी से उठ गई। वैसे भी अब सियासत की बातें छिड़ चुकी थी वहाँ। दोनों ख़वातीन अलग अपनी बातों में मसरूफ़ थीं। वो दोनों वहाँ से निकल गई। सामिर ने थोड़ा सा मुड़कर देखा, फिर दोबारा बातों में मशगूल हुआ। क्या हुआ, अब कहाँ खो गई? कबीर ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई तो इसल गड़बड़ा चुकी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो बस। उसने बेवजह इधर उधर देखा, जबकि कबीर उसे देख रहा था। नीले रंग का फ्रॉक, वो मासूम सी लग रही थी। चेहरा हमेशा उसके पास आ जाने से जैसे सुर्ख होता था, वैसे ही अब हुआ था। कबीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वो फिर से घबराई। कभी उसने हाथ खींचना चाहा वापस तो कबीर ने उसके हाथ की उंगलियों में उंगलियां फंसाई, शिद्दत से दबा। वो लब भींच गई। शायद उसे पसंद था उसे तकलीफ़ देना। मैं रुखसती लेना चाहता हूँ अब, बस तुमने बहुत सकून कर लिया। उसके सुर्ख हाथों को देखते वो कदरे संजीदगी से बोला। कमर जदियाल की मौत से पहले उनका निकाह हुआ था। वो रुखसती में इतनी ताख़ीर नहीं चाहता था।
मगर फिर कमर जदियाल की मौत एक और इम्तहान बनती आन पड़ी थी उन पर। शाहिद जदियाल खुद न जाने किधर गायब हो चुके थे। गांव के चंद लोग कहते वो इधर ही घूमते थे, मगर बाकियों का कहना था वो गांव में नहीं थे। वो खफा ज़रूर था अपने बाप से, मगर उनकी मौत उसे शदीद दुख से दो चार कर गई। एक एक करके सभी जुदा हो गए। बस उसकी माँ ही बची थी उसके पास, बाकी कौन था। बाप की मौत के बाद माँ को संभाला और काम में इतना मसरूफ़ हुआ कि उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया ज़्यादा, मगर अब वो उससे बाखबर रहता था। अब काफ़ी वक्त गुजर गया था, लोग भी गुजर गए थे, दुख भी अब जैसे कम हो गया। ज़िंदगी कई लोगों के जाने के बाद भी नहीं रुकी थी। जब भी वो यहाँ आया था, आपको इतना अरसा याद नहीं आई मेरी, वो बेसाख्ता शिकवा कर गई। आंखें आंसुओं से भर गई। कबीर ने एक नज़र उसे देखा, बल्कि घूरा था। नखरे दिखाना चाह रही हो हाँ? उसका लहजा सर्द हुआ, अलबत्ता निगाहों में नरमी थी। ईसल ने खफकी से उसे देखा। मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रही। उसने उसके हाथ से अपने हाथ की गिरफ्त से निकालना चाह कर कबीर ने गिरफ्त और सख्त कर दी। पहले तो ऐसी जुबान नहीं चलती थी, अब हर बात का जवाब हाजिर है तुम्हारे पास। हाथ को खींचते उसे पास करते वो कदरे संजीदगी से बोला। ईसल ने एकदम उसके कंधे पर हाथ रखते फासला बनाना चाहा, मगर वो दूसरा बाजू उसके गिर्द घुमाता, सारी राहें मुस्तरद करता, उसकी सांसों से खेल गया। कबीर भी पीछे ना हूँ तो हाँ क्या करोगी? वो उसको पास करते सरगोशी में बोला। निगाहें चेहरे को छूने लगी थी। नर्म और नाजुक वजूद पूरी तरह उसके हिसार में बेबस सा कैद था। उसके दिल में कई मन चले जज्बात जगा गया। उसकी सांसों की महक काफ़ी सुकून देती। कबीर ने बेसाख्ता गहरा सांस लेते उस खुशबू को खुद में उतारा। ईसल मचल कर रह गई। खौफ, घबराहट, शर्मो हया से रंगत सुर्ख होने लगी और गर्दन नम। उसका दिल शिद्दत से धड़कने लगा। मज़ाहमत करना चाहिए, मगर कबीर ने उसके दोनों बाजुओं को उसकी कमर से पिन किया। जितनी कोशिश करोगी उतना ज़्यादा बेबस करूँगा। लहजा हनूज सरगोशी नुमा था। बोलते हुए लबों ने उसके गालों को बेबाकी से छुआ। ईसल का दिल हलक में आया, सांसें भारी होने लगी। कबीर क्या हो गया? दूर हो। उसने बंद दरवाजे को और फिर कबीर को देखा, जो सब भुलाए जैसे उसमें खो जाना चाह रहा था। आ जाता है तो आ जाए कोई, तुम मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मुझे सुकून चाहिए, बहुत सा सुकून। मुझे सर दर्द रहता है, नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलता, बहुत बेसुकूनी है, बहुत ज़्यादा। मगर अब मुझे सुकून चाहिए, तुम्हें देना होगा सुकून। उसकी भारी मगर सरगोशी नुमा आवाज़ छल कर गई थी उसका वजूद। सारी मज़ाहमत तर्क हुई। सीने में मचलता दिल भी साकिन हुआ। कबीर के बेबाक लब उसकी गर्दन को छू रहे थे। हाथों की बेबाक लम्स, बातों की गहराई, मायने खेजी उसे खौफ सदा कर गई। सब्ज नगीनों सी आंखों में बेपनाह खौफ लिए उसने उसे देखा, जो बुरी तरह उसे जकड़ते, उसके साथ अपनी सांसें भी मुंतशिर किए हुए था। कबीर दरवाज़ा खुला। इससे पहले कि वो मज़ीद बहकता, ईसल ने अब की बार उसे झंझोड़ते हुए कहा तो उसने नागवारी से उसे देखा। कहा था ना कि दिमाग प्लीज़। उसकी निगाहों में इल्तजा थी। माँ या कोई कभी भी अंदर आ सकता था। वो उसकी हालत ख़राब कर चुका था। कबीर ने 2 लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर आज़ाद कर दिया। ईसल एकदम उसके पास से उठती दूर हुई और अपनी हालत दरुस्त की। कबीर उसे ही घूर रहा था। उसका मूड बुरी तरह ख़राब हुआ था। जब भी वो उठ खड़ा हुआ, माँ को भेजूंगा, मेरे कमरे में आओगी, वहाँ के लिए बहाना सोच लेना, क्योंकि वहाँ कोई नहीं आएगा। गहरी निगाहों से उसे देखते वो सर्द लहजे में बोलते कमरे से निकल चुका था। ईसल वापस सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी। वो इस कदर बेसकून और परेशान क्यों था वो समझ नहीं पाई। वाह, तुमने तो कमरे को बहुत अच्छे से सजा रखा है। फेरी लाइट्स के दरमियान उसकी तस्वीर को जगमगाता देख आइनूर बेसाख्ता बोली। बचपन से लेकर अब तक कई तस्वीरें फेरी लाइट्स के दरमियान झूल रही थी। कमरे के वस्त में डबल बेड था, एक जानिब सोफे थे, जबकि दूसरी तरफ बालकनी में जाने का रास्ता। कमरे में हर चीज़ काफ़ी खूबसूरत थी। एक जानिब मॉडर्न तर्ज का वार्डरोब था। आइनूर ने दाद देती निगाहों से उसे देखा तो वो हंसती। इर्तसाम भाई ने मदद की है सारी, तुम पता नहीं क्यों डरती हो उनसे, वो बेड पर बैठे मोहब्बत से बोली तो आइनूर ने उसे देखा। वो तो लाला भी बहुत अच्छे हैं, फिर तुम क्यों डरती हो? वो उसका वार्डरोब खोले देख रही थी। हालांकि हर चीज़ उसके पास पहले से थी। मसला यही है ना, कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। तभी उसने मुंह बनाया। क्या होता अगर मान जाता तो? मगर नहीं, उसे हर वक्त खफा रहना था। आइनूर हंसने लगी। अच्छा बस चलो नीचे खाना लगाते हैं, माँ इंतज़ार कर रही होगी। वो उठते हुए बोली तो आइनूर भी वार्डरोब धकेलते बंद करते उसके पीछे चल दी। दिल में एक चुभन सी हुई थी। वो सबके लिए अच्छा था, सिवाय उसके। डिनर अच्छे माहौल में किया गया। खिलाफ तवक्को वाहिद सदियाल इसहाक खान से काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, शायद इसलिए कि वो उनके बेटे का ससुराल था। सामी को उम्मीद नहीं थी उसकी, मगर उसे खुशी हुई थी। ख़वातीन अलग
बातों में मसरूफ़ थी। महिरा और आयनूर की बातें अलग चल रही थी, मगर महिरा का ज़्यादा ध्यान उसी पर था। मगर उसने एक बार भी उसे नहीं देखा। उसका दिल काफ़ी खफा था। बाकी बातें तो होती रहेंगी भाई साहब, असल में हमने सोचा आज जा रहे हैं तो क्यों ना बच्चों की रुखसती की बात भी कर ली जाए। अब तो काफ़ी वक्त हो गया, हालात भी मुनासिब हैं। अब शोर कदरे कम हुआ तो मासाई ने इसहाक खान को देखते हुए कहा। महिरा का निवाला हलक में अटक गया। सांसों की मानित सामिर मुतमईन था, बाकी वो लोग कुछ चौंके थे। अब तो माशाल्लाह से इर्तसाम भी ठीक है, तो देरी नहीं करनी चाहिए, हम अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहते हैं, वो और बोली थी। सबने खानों से हाथ उठा लिए। इसहाक खान ने बेटे को देखा, जबकि उसकी माँ मुतमईन थी। वो पहले से ही जानती थी महिरा की रंगत काफ़ी सुर्ख हो चुकी थी। आयनूर ने शरीर निगाहों से उसे देखा। बात तो ठीक है, मगर इसहाक खान एकदम से कुछ बोल नहीं सके। एकदम फैसला करना थोड़ा मुश्किल है। बेशक अब काफ़ी टाइम हो चुका है, मगर महिरा से पूछना चाहिए, इर्तसाम ने काफ़ी संजीदगी से कहा। तो सबने उसे देखा। क्यों नहीं, बल्कि हम शादी की तारीख लेने बाकायदा आएंगे, तब तक सोचने का वक्त भी होगा आपके पास, और बच्चों से उनकी मर्जी भी जान लेंगे। वाहिद सदियाल ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सामिर उन्हें पहले ही बता चुका था। सामिर ने दांत पीसे। उसने साफ कहा था कि आज ही रुखसती की बात ख़त्म करें, मगर ये मुनासिब रहेगा। इसहाक खान मुतमईन हो गए। महिरा का दिल धक धक करता रगों में धड़क रहा था। झुकी पलकों का रक्स दिल फरेब था। सामिर ने दिलचस्पी से देखते लब दांतों तले दबाए। अच्छा, महिरा खाना खा लिया है तो सामिर को बाहर ले जाओ, चाय उधर ही भिजवा देती हूँ, उसकी माँ ने उसे घूरते हुए कहा। तो वो बौखला गए। मगर मैं, हाँ जाओ माही, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। आयनूर की आंखों में बेतहाशा चमक थी। इर्तसाम की निगाह बस एक पल को उसके चेहरे पर गई, फिर पलट गई। सामिर को जी जान से राजी था, मगर सामिर तो जी जान से राजी था मगर जाहिर नहीं होने दिया। चारों नाचार उसे उठना पड़ा। चलें, उसने सामिर को देखते कहा। तो वो सर हिलाते उठ खड़ा हुआ। चंदा के साथ मिलकर बर्तन उठाते न जाने कैसे सालन का बॉल हाथ से पलटा और उसके सफ़ेद कपड़े ख़राब कर चुका था। ओ बेटा, मना भी किया था, वो कर लेती। तुम जाओ ऊपर महिरा के कमरे में साफ़ कर लो, नहीं तो उसके कपड़ों में से कुछ देख लो, ये तो ख़राब हो गए। महिरा की माँ ने अफसोस से कहा। उसे मना भी किया था, मगर इर्तसाम न जाने कहाँ चला गया था। शुक्र ही था बेवजह उसके सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ती। वो सर हिलाती सीढ़ियों से ऊपर चलती। अभी महिरा के कमरे में जाती के अंदर इर्तसाम को जाता देखे एकदम रुकी। सांसें पल भर को रुकी, फिर संभल चुकी थी। आयनूर ने लब काटते कमरे को देखा। उसको भी वहीं जाना था, मगर फिर साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला देख उधर चली गई। कम अज़ कम धो तो लेती। बिना कमरे में नज़र दौड़ाए वो तेज़ी से वॉशरूम में गई। छोटे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। बिना कमरे पर नज़र डाले वो तेज़ी से वॉशरूम में गई। छोटे बाल चेहरे पर बिखरे थे। वो वॉश बेसन पर नल खोले आगे से शर्ट साफ़ कर रही थी। क्योंकि निशान पड़ा नहीं था तो वो साफ़ हो गया, मगर सफ़ेद टॉप आगे से बुरी तरह भीग गया। आयनूर ने परेशानी में कई टिश्यू निकालते उसे साफ़ किया, मगर वो उसके वजूद से चिपके जा रहा था। जब भी वो बौखलाते बाहर निकली, किसी की नज़र में आने से पहले वो चेंज कर लेना चाहती थी, मगर किस्मत बुरी थी। अभी वो दरवाज़ा खोलती कि बाहर से दरवाज़ा खुला। तेज़ी से पीछे होने के चक्कर में पाँव सेंटर पीस में अटका। अभी वो कमर के बल गिरती के आने वाले ने बेसाख्ता उसकी कमर पर हाथ रखते उसे गिरने से बचाया। लम्हों का खेल था, दिल साकिन कर गया। इर्तसाम ने उसे देखा तो चंद लम्हों के लिए देखता ही रह गया। उसकी पनाहों में कैद वो खौफसदा सी उसे देख रही थी। गर्दन से पेट तक सारा लिबास पूरी तरह गीला था। इर्तसाम का दिल चंद लम्हों के लिए साकिन हुआ। बेशक वो काफ़ी मजबूत किरदार का था, मगर था तो मर्द। निगाहें ना चाहते हुए भी फ़कत चंद लम्हों के लिए भटकती आयनूर का सांस रोक गई। वो तो पहले ही शल थी। उसका मजबूत हाथ उसकी नाजुक कमर पर था। उसका दिल रग रग में धड़क रहा था, मगर उसकी बदलती निगाहों से शदीद खौफसदा होती। उसने ऊपर होना चाहा, फंसूं पल भर में टूटा। इर्तसाम एकदम होश में आया। शिद्दत से उसे खुद से दूर करते, कनपटी मसलते उसे देखा। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उसकी भारी आवाज़ काफ़ी सर थी, बिल्कुल उसके तासुरात की मानित। आयनूर ने हलक तर किया। वो महिरा के कमरे में। ये महिरा का कमरा है? उसकी आवाज़ ऊंची होती उसकी आंखों को नम कर गई। अभी के अभी निकलो मेरे कमरे से बाहर। इर्तसाम को शदीद गुस्सा था, आखिर कैसे उसकी निगाहें भटकी। सब समझता हूँ मैं, इससे पहले कि मैं बहुत कुछ गलत कर जाऊं, वो शिद्दत ज़ब्त से बोला। कनपटी की रगें उभर चुकी थीं। आयनूर इतनी खौफसदा थी कि जगह से हिल भी ना सकी। वो जानकर तो नहीं आई थी या
तुम नहीं सुनोगी, रुको। एकदम उसके पास आते, उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेते उसने उसे अपने साथ घसीटा। वो शदीद खौफज़दा थी। इर्तिसाम, उसने रोकना चाहा मगर इर्तिसाम ने लाकर कमरे से बाहर बेदर्दी से छोड़ा। दोबारा मेरे कमरे में आने से पहले 100 बार सोचना। उसकी बरसती आंखों को देखते स्पाट लहजे में उसने कहा। आयनूर ने कलाई मसलती सिसकी भरी। अभी वो मूर्ति के उसके अल्फाज ने उसे साकिन किया। अगर ये जिस्म संभाला नहीं जा सकता तो जला दो इसे, यूं जाहिर करने से 2 गुना बेहतर है। दरवाज़ा काफ़ी ज़ोर से बंद हुआ। उसके दिल की मानित वो खड़ी रह गई। आप ये जानबूझकर कर रहे हैं ना? वो दोनों आमने सामने कुर्सियों पर बैठे थे। लॉन में काफ़ी रोशनी थी लाइट्स की। चांद अपने जोबन पर था और हल्की हवा माहौल को रोमानवी बना रही थी। वो कब से इधर उधर देख रहा था और महिरा उसे। बिलाखिर वो बोल पड़ी मगर सामिर ने कोई तवज्जो ना दी। महिरा दांत पीसते उसे देखने लगी। मैं यहाँ बैठी आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे? अब की बार वो खफकी से ऊंची बोली थी तो सामिर ने उसे घूरा। तेवर किसको दिखा रही हो? उसका लहजा संजीदा था। अलबत्ता निगाहें उस पर थीं जो बार बार चेहरे पर आते बालों को पीछे करती उसे ही देख रही थी। दिखा तो आपको रही थी मगर आप न जाने किसके तेवर देख रहे हैं। उसका अंदाज काफ़ी रूठा रूठा था। सामिर को रज के प्यार आया मगर संजीदा रहा। उसकी अदाओं में दिलकश हुस्न में खोकर हरगिज़ उसे राज़ी नहीं होना चाहता था। मुझे ये तेवर ना ही दिखाओ तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते। नाराज़गी की बजाय अब वो गुस्से से बोली तो सामिरा शश कर उठा। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ की मलका लगी हो जो दिन भर मुझे यही बताती रहती हो कि आप ये नहीं कह सकते, ये वो नहीं कह सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हाँ, वो ज़रा आगे होते उसके सुर्ख चेहरे को देखते तंजिया लहजे में बोला तो उसका चेहरा मज़ीद सुर्ख हुआ। ऐसा भी नहीं कह सकते आप। वो रूहान सी हुई। तुम ना, उसने दांत पीसे। महिरा उसे सुन रही थी। अपनी शक्ल गुम करो मेरे सामने से। महिरा का सदमे से मुंह खुला। शक्ल? वो हैरत और सदमे से बोली। बिल्कुल शक्ल। उसका अंदाज ऐसा था कि महिरा सदमे में ही रही 2 पल। आपने मेरी शक्ल को इतने बुरे अंदाज में शक्ल का, दिल तो कर रहा है कि रख के लगाऊं 2 तुम्हें, ताकि ये जो दिमाग जगह से हिला हुआ है ना जगह पर आए वापस। वो हनूज उसी अंदाज में बैठे उसे देखते बोला तो महिरा उसे देखती रही। इसी दौरान चंदा ने चाय और बाकी चीज़ें लाकर उनके सामने रखी। वो सीने पर बाजू बांधे खफकी से पीछे होकर बैठ गई। बाल चेहरे पर आते जा रहे थे मगर उसने नहीं देखा। वो शायद खफा हो चुकी थी शदीद। सामिर ने दिलचस्पी से मुतमईन अंदाज में चाय का कप उठाते लबों से लगा। अलबत्ता निगाहें दिलचस्पी से उसी को देख रही थी। मुझे देखें भी मत आज ही, बल्कि मैं अभी भाई को बोलती हूँ कि रुखसती मज़ीद 1 साल बात करेंगे। पहले वो खफकी और फिर पुरजोश अंदाज में बोली। ठीक है, रुखसती 2 महीने बाद नहीं करते। वो इतनी जल्दी मान गया था। महिरा को हैरत हुई। तुम आज ही मेरे साथ जा रही हो? उसका लहजा सर था। महिरा उसे देखती रही जो कप वापस रख रहा था। कोई नहीं जा रही हूँ मैं कहीं, बल्कि अभी जाकर। उसे थोड़ा डर लगा उससे जब भी उसके सामने से भागना चाहा मगर उतनी ही तेज़ी से सामिर ने उसकी कलाई शिद्दत से हाथ में दबोचते उसे अपने पास खींचा। वो पल में उसके सीने पर आ गिरी। थोड़ी पर शदीद दर्द उठा मगर अभी वो दर्द कहाँ महसूस हो रहा था। बोलो, क्या कह रही थी? सुन रहा हूँ मैं। सामिर ने दोनों बाजू उसके गिर्द बांधे। अंदाज और लहजा अजीब शिद्दत लिए था। महिरा का दिल सीना छोड़कर रग रग में धड़कने लगा। उसने कुछ यूं पास किया कि वो हिल भी ना सकी। इतने पास किया कि उसकी सांसों की महक अपनी सांसों में घुलती महसूस हुई। यूं पास किया कि उसके हाथ के नीचे धड़कता दिल उसे साफ महसूस हुआ। उसके वजूद की खुशबू और हरारत उसका वजूद साकिन कर गई। बाल चेहरे पर बिखरे थे। उसके तनफ्फुस की मानित पलकों का रक्स, धड़कन का वक्फ अजीब था। फसों के लम्हे थे, सकनात के पल थे। वो उसकी बोलती उसके पास आते ही बंद हो जाती थी, सांसों की तरह। बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बल्कि जवाब भी अच्छे से दूंगा। क्या कह रही थी तुम? सामिर ने गिरफ्त तोड़ साफ की। अलबत्ता उसका नर्म और नाजुक वजूद उसके भी जज्बात जगा गया मगर वो जब्त किए हुए था। सामिर छोड़े। फसूं टूटा तो उसने मजामत करना चाहिए। बिखरी हुई सांसों के संग हाथ उसके सीने से हटाते कंधे पर रखते फासला बनाने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुई। छोड़ें क्यों? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे। उसका लहजा सर था। महिरा उसे देख भी ना सकी। अलबत्ता सामिर गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। रगो पै में सरूर बिखरा था। सर पर खुमार नशे की तरह तारी था मगर वो जब्त कर रहा था। नहीं कहती, जो आप बोलेंगे वही। वो बस किसी तरह उससे दूर होना चाह रही थी। निगाहें उसके गले की हड्डी पर जम गई। जो मैं कहूँगा वो तो तुम्हें करना ही होगा।
तुमने जो मेरा रूप देखा है उसी की बदौलत इतना बोलती हो, वरना तुम्हारी जुबान कभी ना खुलती। दायां हाथ उसकी गर्दन की पुष्ट पर रखे उसका चेहरा कदरे ऊंचा किया वो हथरजा सर्द लहजे में बोला। महिरा ने बेसाख्ता लब दांतों तले दबाए। उसे उस वक्त सामिर से शदीद खौफ महसूस हुआ। वो कुछ भी नहीं बोल सकी, बस स्याह रात में उसकी स्याह आंखों को देखा जिनमें सर्द मोहरी थी। उसने बहुत मध्यम अंदाज में मदामत करना चाही, उठना चाह, मगर बस इतने की मारो तुम। उसका लहजा गरूर में डूबा था। उसे अपनी पनाहों में बेबस देखने से ज़्यादा कोई मंजर दिलकश हो ही कब सकता था। महिरा की आंखें नम होने लगी, पलकें झुक गईं। इतनी जुरत किसी में नहीं जितनी तुम करती हो, इतने तेवर मैं किसी के नहीं देखता जितने तुम्हारे देखता हूँ। उसकी आवाज़ के साथ गरीब भी नर्म हुई, मगर इतनी नहीं कि वो दूर हो पाती। निगाहें उसके चेहरे से होती शफाफ गर्दन पर गई। इसलिए कि तुम मेरी पसंद हो। महिरा का दिल साकिन होने लगा। उसके लबों का बेबाक लम्स उसकी शाहरग को इंतहाई नरमी से छू रहा था। इतना कि बस एहसास ही हो पाया, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम मेरी ज़ात की नफ़ी करो। तुम्हें सब मुआफ़ ज़रूर हो सकता है, मगर ये नहीं। लब अब उसके कानों के पास उसकी जल्द को छू रहे थे। उसी अंदाज में उस पर सरूर छा गया। वो उसकी सोच से ज़्यादा दिलकश थी। महिरा कुछ बोल नहीं सकी, उसकी सांसें मध्यम थी। वो उसे रोक नहीं पा रही थी। सारी हिम्मत कहीं खो गई थी। वो उसके हिसार में हमेशा यूं ही बेबस हो जाती। सामिर ने गर्दन की पुष्ट से हाथ हटाते उसके गालों को बारी बारी साफ किया तो उसने आंखें खोले उसे देखा। वो उसके हिसार में हमेशा यूं ही बेबस हो जाती। सामिर ने गर्दन की पुष्ट से हाथ हटाते उसके गालों को बारी बारी साफ किया तो उसने आंखें खोले उसे देखा। इंतहाई करीब से वो बला का खूबरू शख्स था, मगर उसकी जान लेना चाहता था। शायद जाने दे। उसकी आंखों में नरमी देखते वो बमुश्किल बोली थी। सामिर की निगाहों ने उसके हिलते लबों को छुआ। वो कैसे बच गए, कदरे जनूनियत से सोचते। उन्हें भी झुक कर छुआ तो उसने कंधे पर गिरफ्त साफ कर दी। ठीक है, छोड़ता हूँ। उसे तरस आ ही गया। महिरा ने तेजी से पीछे होना चाहा, मगर उसने नहीं छोड़ा। अब बोल क्यों नहीं रही? उसका लहजा शरीर हुआ तो महिरा ने शदीद खफकी से उसे देखा। उसका कहकहा बेसाख्ता था। झुककर शिद्दत से लब उसकी कनपटी पर रखे और उसे छोड़ दिया। एक लम्हे से पहले वो दूर हुई थी उससे और बुखलाहट में दुपट्टा सीधा किया। क्या फ़ायदा, मैं तो देख चुका हूँ। वो हंसते हुए उठा। अब यकीनन कोई बाहर आ सकता था। महिरा खौफजदा होकर पीछे हुई। अब डरने का नहीं कहा मैंने। चलो शाबाश, चेहरा दुरुस्त करो फिर अंदर चले। वो संजीदा हुआ। महिरा ने आग की तरह दहकते गालों पर दोनों हाथ रखते गहरा सांस लिया। सामिर उसे देखता रहा। उसकी अदाएं थीं ही इतनी जानलेवा तो उसकी क्या गलती थी जो वो उसकी जान हल्कान कर देता था। फिर उन्हें रुखसत करने तक महिरा ने एक बार भी उसे नहीं देखा। उसके जाते ही महिरा कमरे में आई। कई लम्हे बेड पर औंधे मुंह गिरी रही। दिल सीने में मचल रहा था शिद्दत से। वो इस कदर बेबाक था, उसे अंदाज़ा न था। वो कभी इंतहाई अच्छा होता तो कभी जानलेवा बन जाता। उसके लम्स, उसकी बातें, उसकी नींदें उड़ा चुके थे। उसने साथ रखा मोबाइल उठाया और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। इतना सताया था उसने। अब उसकी बारी थी, मगर वो नहीं जानती थी ये गलती उसे कितनी भारी पड़ने वाली थी। दूसरी जानिब बेड पर शर्टलेस औंधे मुंह लेटे सामिर के वजीद चेहरे पर गहरी बेबाक मुस्कुराहट का बसेरा था। उसका नर्म वजूद अपने हिसार में बेबस। उसका वजूद याद आते उसमें गहरी शिद्दत भर गई। मैं जब तुम्हारी हिजर की शामें गुजार रहा हूँ ना, तुम्हें वसल की शामें झेलनी होंगी जाना। उसके लब धीरे से हिले और स्याह आंखें बंद हुई। वो हम सफ़र था, मगर उससे हम नवाई न थी कि धूप छाँव का आलम रहा। जुदाई न थी, ना अपना रंज ना औरों का दुख, ना मलाल तेरा। शबे फिराक कभी हमने यूं गंवाई न थी। मोहब्बतों का सफ़र इस तरह भी गुजरा था। शिकस्ता दिल थे मुसाफिर, शिकस्ता पाई न थी। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल। गज़ल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। किसे पुकार रहा था वो डूबता हुआ दिन। सदा तो आई थी लेकिन कोई दुहाई न थी। कभी ये हाल के दोनों में यक दिली थी बहुत। कभी ये मरहला जैसे कि आशनाई न थी। अजीब होती है राह सुखन भी देख नसीर, वहाँ भी आ गए आखिर जहाँ रसाई न थी। सिगार दो उंगलियों में थामे वो बालकनी में खड़ा माजी की यादों में गुम था। ये उसका रोज़ का मामूल था।
मगर आज चुभन कुछ ज़्यादा थी। रमला उसकी पहली मोहब्बत थी, वो मर गई, उसे मार दिया गया, मगर वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो उसके दिल में अपनी जगह खो दे। उसकी मासूमियत, उसका हर अंदाज़ उसके दिल में ज़िंदा था। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था, उसके एहसास को दिल से निकालना ही नहीं चाहता था। मगर आज 2 पल को उसकी निगाहें भटकती उसका बचा सुकून बिगाड़त कर गई थी। निगाहों के सामने वो मंज़र घूमा जब वो सी ग्रीन शिफॉन का हल्का फ्रॉक पहने जालीदार दुपट्टे को बमुश्किल कंधों पर सीधा करती नीचे आई थी। चेहरे पर कुछ उलझन थी, शायद वो दुपट्टा ठीक नहीं कर पा रही थी। दाएं जानिब से बाल चेहरे पर आ रहे थे, धुला धुलाया सुर्ख चेहरा और आंखें। वो हमेशा काफ़ी मुख्तलिफ लगी थी उसे, मगर जल्द ही वो निगाहें बदल गया। फिर वो चंद लम्हों का मंजर, वो उसकी कैद में खौफज़दा, वो उसके नर्म वजूद का एहसास उसे बेचैन कर गया। वो जानता था वो बहुत सख्त हो जाता था उसके मामले में। वो जानता था मोहब्बत से दूरी का मतलब, वो जानता था हिज्र की तकलीफ़। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई, वो उसकी भी मुकम्मल नहीं होने दे रहा था। गलती उसकी भी नहीं थी, दोनों मोहब्बत करते थे अलग अलग नफूस से। वो किसी और से और वो आए नूर उससे। दोनों अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होना चाहते थे, दोनों अपनी जगह ठीक थे, मगर उसका दिल अब मुतमईन नहीं रहने देता था उसे। अजीब उलझन, दर्द, तकलीफ सब उसकी ज़ात का हिस्सा बन चुके थे। बेसकूनी इतनी थी कि रात भर जागा रहता, मगर सुकून कहीं नहीं था। उंगली पर शदीद जलन का एहसास हुआ तो वो चौंका। निगाहें ख़त्म होते सिगार पर पड़ी तो उसने गहरा सांस लेते उसे मसल दिया और खुद बेड पर औंधे मुँह गिरा। फिर वो इर्तिसाम था, फिर वही दर्द था, फिर वही बेसकूनी थी और फिर वही रात। अज़ाबे हिज्र नहीं, ख्वाहिश विसाल नहीं, जुदा हुए हैं मगर हूँ कि अब मलाल नहीं। खुशी की बात तो अपने तौर से जी ली हमने, मेरा भी अब के मोहब्बत का कुछ ख्याल नहीं। सुनहरे रंग की ढीली खुली सी शर्ट पहने वो बेड पर चित लेटे छत पर लगे चमकते फानूस को देख रही थी, मगर शायद गौर से देखने के बावजूद भी ध्यान उस तरफ नहीं था। स्याह छोटे बाल बमुश्किल गर्दन को छू रहे थे और भूरी आंखों में मलाल था, किस बात का उसे खुद भी नहीं पता था। सुर्ख सफ़ेद रंगत उस वक्त मामूल से ज़्यादा सुर्ख हो रही थी। आंखों में वो लम्हे और कानों में वो तल्ख अल्फाज गूंज रहे थे। इर्तिसाम से मोहब्बत तो हो गई थी, ये उसकी गलती नहीं थी। हाँ, मगर उसकी गलती ये थी कि उसने गलत वक्त पर एतराफ़ कर लिया था, या शायद एतराफ़ ही गलत किया था। मगर आखिरी बार जेल में उसकी बातें और धुतकार लेकर जब वो होश की दुनिया में वापस लौटी तो इस रास्ते से भी पलट गई थी। हाँ, उससे मोहब्बत ना करना उसके बस में नहीं था, मगर अपनी मोहब्बत को अपने इख्तियार में रखना उसके बस में था। फिर वो वापस नहीं गई, बल्कि उसके सामने जाती ही नहीं थी। वो काफ़ी वक्त हस्पताल में रहा, वो नहीं गई। अगर कुछ बेबाक लम्हों के ज़ेरे असर वो मोहब्बत का एतराफ़ ना करती तो यकीनन जा पाती, मगर फिर नहीं गई। महिरा के कई बार बुलाने पर भी सिर्फ इस वजह से नहीं गई क्योंकि वो शख्स था जिसको दिल मना ही रही थी तो पूरी कोशिशें कर रही। ये भी सच था कि वो उसे चाहती थी, मगर तमन्ना करना छोड़ दी। वो शायद उसे मोहब्बत के काबिल नहीं समझता था, या फिर रमला की मोहब्बत उसके दिल में इतनी गहरी थी कि दूसरी किसी मोहब्बत की जगह बचती ही नहीं थी। वो भी जो भी था, उसे हक था अपने लिए फ़ैसला करने का। वो ख़ुद को उस पर मुसल्लत नहीं करना चाहती थी, सो खामोशी से रास्ता अलग कर लिया। सारी ज़िंदगी घर वालों की ज़िंदगी की लाडली रही, जो चाहा वो पा, मगर ज़िंदगी में ज़िंदगी जैसी ख्वाहिश ही अधूरी रह गई। मगर वो मान गई, कोई वावेला नहीं किया, मोहब्बत का सोग नहीं मनाया, हंसते मुस्कुराते रास्ता अलग कर लिया। वो उसकी तजलील करता रहा। मोहब्बत अपनी जगह थी, मगर इज़्ज़त नफ्स हर जज्बे पर हावी थी। उसने उसके सामने जाना ही छोड़ दिया। आज तो वो जानकर नहीं गई थी, उसे महिरा के कमरे में जाता देख वो उसके कमरे में चली गई थी। अगर जानती होती कि वो इर्तिसाम का कमरा है तो यकीनन ना जाती वो वहाँ पर, मगर उस वक्त वो चली गई। और फिर एक बार फिर उसकी तजलील की। वो ऐसी लड़की थी कि अगर कोई एक सुनाता तो दो वो भी सुनाती, मगर इर्तिसाम वाहिद शख्स था जिसके सामने वो चुप हो जाती थी। मोहब्बत का एहतराम था या उस शख्स का रोब, कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाई, मगर आज वो बुरी तरह हर्ट हुई थी। वो इंसान शायद मोहब्बत करना जानता ही नहीं था या मोहब्बत कर चुका था, मगर उसके लिए उसके दिल में नरमी तक नहीं थी। कभी कभी दिल दुखता कि उस राह के मुसाफिर बनी ही क्यों, मगर अभी देर नहीं हुई थी, वो संभल सकती थी और संभलना चाहती थी। एक मलाल, एक कसक, कुछ दर्द, कुछ दुख और ज़ख्म,
कुछ अधूरे ख्वाब, एक तमन्ना लिए उसकी बुरी नाम आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। हाँ, वो मोहब्बत को जीतने नहीं देगी, वो मोहब्बत में रुसवा नहीं होगी। वो चाहे जाने के काबिल थी और उसे एक दुनिया चाह सकती थी, और उसकी दुनिया इर्तिसाम हरगिज़ नहीं था। गनूदगी में जाते उस सुनहरी रंग के मुजस्मे ने तफक्कुर से सोचा था, और फिर दुनिया के गमों से आज़ाद वो ख्वाबों की दुनिया के सफ़र पर निकल पड़ी। ये जानकर उसे हैरत नहीं हुई कि वहाँ भी इर्तिसाम ही था। अगली सुबह काफ़ी सुस्त थी। इर्तिसाम का घर भी सुस्ती में डूबा था। हर चीज़ जगह पर थी। घड़ी की टिक टिक सबको मुतवज्जो करना चाह रही थी, मगर उस वक्त घर में गहरी खामोशी थी। इसहाक खान सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और महिरा की माँ किचन में थी। बाकी वो दोनों उस वक्त नीचे आए ही नहीं थे। 9 कब के बज चुके थे, मगर कल की थकन का असर था शायद। इर्तिसाम के कमरे का दरवाज़ा नीम खुला था, जिससे अंदर देखो तो वो ग्रे सिल्क शर्ट पहने बगैर कोट या टाई के अपने बालों को सेट कर रहा था। वजीद चेहरे पर खामोशी तो थी, मगर अजीब वीरानी का बसेरा था। कल पूरी रात वो बिलाखिर एक नतीजे में पहुंचा। अब होना कैसे था उसे नहीं पता था। वो फैसला ले चुका था। कलाई में महंगी घड़ी पहनते वो अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबियां लिए कमरे से बाहर निकला। एक नज़र महिरा के बंद कमरे के दरवाजे पर डाली और सीढ़ियाँ अबूर करते नीचे आ गया। इर्तिसाम, बेटा नाश्ता अभी दिल नहीं है, वहीं कुछ खा लूँगा। माँ के माथे पर बोसा देता और बाप को सलाम करता वो बाहर निकल चुका था। अंदर एक बार फिर खामोशी छा चुकी थी। वो दोनों ही उस घर की रौनक थे। एक भी उदास होता तो रौनक मांद पड़ जाती थी। जैसे अब मोबाइल पर उसके भारी हाथ की घड़ी काफ़ी सख्त थी। गुस्से के बाइस रंगत सुर्ख हो चुकी थी। वो ब्लैक वेस्ट पहने बेड से दोनों पाँव नीचे किए बैठा था। आंखों में हनूज नींद का खुमार था और बाल माथे पर बिखरे थे। हंसपे आदत उसने उठकर महिरा को मैसेज करना चाहा, मगर फिर ये जानकर शदीद गुस्से में मुब्तला हुआ कि वो उसे हर जगह से ब्लॉक कर चुकी थी। सामिर मीर ने सुर्ख आंखों से एक बार फिर स्क्रीन पर चमकती उसकी मुस्कुराती तस्वीर को देखा। एक पल को तो दिल चाहा कि दिमाग दुरुस्त करके रख दे, मगर फिर कदरे मुतमईन हुआ। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी सारी मज़ाहमत के बावजूद तुम्हें मेरे ही पास आना है। चलो कुछ दिन तुम्हारे हुए और फिर मेरी, बस मेरी। उसकी स्याह चमकती आंखों पर अंगूठा फेरते वो मध्यम लहजे में बोला। स्याह आंखों में शिद्दत पसंदी थी। तस्वीर में मुस्कुराती महिरा हनूज मुस्कुरा कर उसे देख रही थी, और वो उसे। स्याह गॉगल्स आंखों से उतारते वो जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ तो अजीब शोर सा मचा हुआ था। बेबाक कह कहे, बेफिक्रे कह कहे, मध्यम शरारती चीखें और पानी में भीगे वजूद। उसके माथे पर नागवारी से बल पड़े और निगाह उन सब से होती उस गुलाबी रंग की शलवार कमीज पहने लड़की पर जा टिकी, जिसका लिबास तो गीला था ही, बाल भी गीले होकर अतराफ में फैले थे। जालीदार दुपट्टा बेतरतीबी से कंधे पर झूल रहा था, और वो हंसते हुए हाथ में पाइप पकड़े सामने भागती लड़की को गीला कर रही थी पानी से, और साथ ही हंस भी रही थी। हाजिम सरहान के बमुश्किल निगाहें उस पर से हटाते दाएं बाएं देखा। ये उनके हक में बेहतर ही था कि आसपास कोई मुलाजिम नहीं था, वरना उन तीनों का दिमाग दुरुस्त कर देता। माही, मत करो, पूरे कपड़े ख़राब कर दिए मेरे। सदा के कपड़ों के मामले में हसास आई नूर चिल्लाई, मगर मुकाबिल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने पाइप के सिरे पर अंगूठा रखते फिर से पानी उस पर उछाला। मैंने पहले मना किया था, मगर तुमने मुझे गीला कर दिया। अब तुम खुद भी गीली हो गई हो। अब रमला की बारी। सफ़ेद फ्रॉक में मबूस रमला ने घबराकर सीढ़ियों की तरफ पाँव उठाए, जबकि आयनूर अब दाएं जानिब भागी। महिरा भी पानी का पाइप लिए उसके पीछे भागी, मगर फिर एकदम बौखला कर रुकी, मगर हाथों में पकड़े पाइप का रुख नहीं बदल सकी, और पल में हाजिम सरहान का सारा लिबास पानी में भीग चुका था। कितने लम्हे साकित हो गए थे। सरहान की नज़र उस दिलकश लड़की पर थी, और महिरा हैरानगी से उसे देख रही थी कि सकूत टूटा। सॉरी, मैं यकदम होश आया, मगर तब तक काम हो चुका था। उसने एकदम घबरा कर पाइप दूर उछाला। जो चेहरे पर हाथ फेरते पानी साफ करते, सर्द निगाहों से उसे देख कम और घूर ज्यादा रहा था। भीगे बाल पलकों तक आ रहे थे। चेहरे पर यकदम सर्द मोरी चाय। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है लड़की, कौन सी दुनिया की रहने वाली हो तुम? उसने आगे होते उसका बाजू दबोचना चाहा, मगर हम महिरा घबरा कर 4 कदम पीछे हुई थी। रमला और आइनूर मुजरिमों की तरह चेहरा झुकाए खड़ी थी। मैंने जान कर तो नहीं किया, देखें आप खुद आए। वो घबरा चुकी थी, जब भी तेज़ी से बोली। भीगी लटें चेहरे के अतराफ में फैली थी। हाजिम ने बमुश्किल जब्त किया। बच्चे हो तुम लोग, क्या हाल बना रखा है ये तुम लोगों ने? उसने अपने कॉलर से
उसने अपने कमीज और कॉलर झटकते कदरे गुस्से से अब की बार तीनों को देखते हुए कहा। रमला पर बस छींटें पड़ी थी जबकि आइनूर पूरी तरह गीली थी। उसके सवाल पर वो एक दूसरे को देखने लगी। वो तो मजाक भूलिया देखा है अपना, कितने मुलाजिम घूम रहे हैं घर में। तीनों अंदर जाओ, खड़ी क्या हो, जाओ अंदर, हुलिये दे उसको रोकने। अब वो इतने स्पार्ट लहजे में बोला कि तीनों काफ़ी तेज़ी से भागी थी अंदर। हाजिम सुरहान की निगाहों ने दूर तक गुलाबी आंचल वाली का पीछा किया था। वो खूबसूरत थी, उसे देखकर कोई भी चंद पल साकिन ज़रूर होता। ये कोई ख़ास बात नहीं थी। उसने फिर से खुद को बावर करवाना चाहा और सर झटकते अंदर दाखिल हुआ। ये एक दूसरा मंजर था। शदीद गर्मी का मौसम था। वो काफ़ी थका रहा हवेली में दाखिल हुआ। बाहर की शदीद तरीन गर्मी की निस्बत अंदर काफ़ी ठंडक थी। रमला, उठो, ठंडा पानी पिलाओ। अंदर लाउंज में आते निगाह सामने बैठी उन दोनों पर गई। सुर्ख रंग के लिबास में मलबूस रमला को देखते उसने कहा और साथ ही सोफे पर बैठा नीले रंग के खुले ढीले ढाले फ्रॉक में मलबूस महिरा ने एक पल को उसे देखा, फिर दोबारा टीवी पर लगे शो को देखने लगी। शफाफ गर्दन कदरे नुमायां हो रही थी। सरहान ने सर सोफे की पुष्ट पर गिराते आंखें बंद की। वो आज शदीद थक चुका था। चेहरे पर सुर्खी छाई थी। रमला ने पानी दिया तो उसने पीते ग्लास वापस किया और वापस वैसे ही सर रखते आंखें बंद कर ली। रमला महिरा के साथ बैठ चुकी थी। आपसे एक बात पूछूं। चंद मिनट ही गुजरे थे कि महिरा उसकी जानिब मुड़ते कदरे दिलचस्पी से बोली तो सुरहान ने आंखें खोलते हुए उसे देखा। अगर मैं ना कहूँ तो। आवाज़ कदरे नर्म थी जो शायद उसकी बाहर होती। रमला ने मशकूक निगाहों से माही को देखा। महिरा हंसती। वो चंद पल उसे देखता रहा। मैं फिर भी पूछ लेती हूँ, आप ये बताएं कि आप शादी कब करेंगे। रमला बौखला गई। हाजिम को भी इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, जब ही चौंका। वो सीधा होकर बैठा। अब देखे ना, अब थके हुए आए हैं तो किसी को तो होना चाहिए ना जिसको ख्याल हो आपको शादी कर लेनी चाहिए। वो काफ़ी समझदारी से समझा रही थी हाजिम के घूरने के बावजूद भी। और तुम्हें मेरी शादी की क्यों सूझी। निगाहें पल के लिए गर्दन पर गई मगर जल्द ही फेर ली। इसलिए कि मैं ना चाहती हूँ कि यहाँ कोई शादी हो, मैं भी आऊँ, सही हल्ला गुल्ला करें, फिर आपका दिमाग भी शायद ठंडा हो जाए। रमला ने उसे चुटकी काटते चुप रहने का इशारा किया मगर वो बोलती जा रही थी। आपकी माँ सही भी कितनी परेशान है। आपको कोई पसंद है तो बता देना, वरना वो देख लेंगी। हाजिम आश्वस्त कर चुका था। वो कितने आराम और सुकून से बैठी उसे मशवरे दे रही थी। देखें, आप सही हैं मगर आपकी बीवी को काफ़ी खूबसूरत होना चाहिए, ये बात भी देखना आप। वो राजदारी से बोली तो सुरहान की निगाहें सोच बेसाख्ता उसी की तरफ भटकी। तुम भी तो खूबसूरत हो, उसने दिल में कहा मगर मुंह से कुछ नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे हैं। उसे कब से ना बोलता देख वो ज़रा झुक कर बोली तो हाजिम ने गहरा सांस लिया। तुमने अभी तक बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। आवाज़ काफ़ी संजीदा हुई। वो वापस उसी अंदाज में बैठ गया। अच्छा आप बोल लें। वो ज़रा शर्मिंदा हुई। रमला उन दोनों को देख रही थी। कितना अच्छा होता अगर महिरा हमेशा के लिए उनकी हवेली में आ जाती। उसने बेसाख्ता सोचा। पहली बात यह कि मुझे इन खुराफात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं और फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, तुम मेरी शादी की फ़िक्र में मत पड़ो। और तीसरी, ज़ुबान को ब्रेक भी लगाया करो। निगाहें उस पर नहीं थी मगर लहजा संजीदा था उसका। उसको एहसास हुआ कि महिरा के चेहरे पर खफगी छा गई थी। ना करें बेशक, यूं सारी उम्र जलते रहें और अकेले बैठे रहें, मुझे क्या। वो काफ़ी खफगी से बोली। सुरहान ने रुख बदल कर उसे देखा जिसका चेहरा खफगी से सुर्ख हो चुका था। चंद लम्हे उसे देखता रहा। वो खूबसूरत है। बस तब उसने फिर से दिल को समझा, हाजिम सुरहान कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। उसे यकीन था। मंजर एकदम बिखरे लगा, यूं जैसे किसी ने तालाब के साकिन पानी में पत्थर मारा हो। और जब पानी से हरकत करना रुकी तो वो मंजर नहीं था बल्कि अब वो जेल के सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बिल्कुल चित लेटा बोसीधा सी छत को देख रहा था। जब मुराद ने आकर उसके पास उसी के अंदाज में लेटते हुए उसे कहा, क्या बात है, महबूब की यादें यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही क्या। उसका लहजा शरीर था। हाजिम चौंका मगर उसे देखा नहीं। वो बोसीधा छत को ही घूर रहा था। मोहब्बत करता था, उससे जानना चाहता, उससे नहीं करता तो नहीं था। न जाने अब ये कब हो गई या हुई भी है कि नहीं। उसकी भारी आवाज़ में उलझन थी, दुख था, बेबसी मुर्दात दुख था या बेबसी मुराद अंदाज़ा नहीं लगा पाया। खूबसूरत होगी यकीनन। वो उसे ही देख रहा था। स्याह आंखों में काजल लगाए वो सुर्ख गालों वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी। छोटा नाक और गुलाबी होंठ, स्याह लंबे बाल अतराफ में फैलाए हुए। वो काफ़ी मासूम नज़र आती थी। उस वक्त चेहरे पर जहान भर की मासूमियत सजाए वो उसके सामने खड़ी थी। हाँ बहुत। उसकी आवाज़ यूँ थी कि वो हाल में होकर भी नहीं था। मुराद हंस दिया तो सरहान भी चौंका।
पता है दुनिया में सबसे बड़ी फातेह एक हसीन औरत होती है, बड़े बड़े सिकंदरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है, फिर मगरूर मलका की तरह उसी सिकंदर के दिल और दिमाग पर राज करती है, उसकी सोचें अपने विश में करती है, उसकी सोचें अपने बस में करती है, और फिर वो करवाती है जो वो नहीं करना चाहता मगर वो करवाना चाहती है। जिगर, एक हसीन औरत बहुत खतरनाक होती है। वो बोल रहा था और सुरहान सुन रहा था खामोशी से। देख, तुझ पर भी राज कर रही है। अगर तू बच जाता तो आज राज कर रहा होता, मगर नहीं, तो खुद को नहीं बचा पाया। उसके लहजे में अफसोस था। सुरहान ने अब की बार देखा, क्या वो खुद को वाकई नहीं बचा पाया था। देख जिगर, अगर तू बोलेगा तो लड़की तुझे मिल जाएगी। हम होते तो कैद में हैं, मगर एक दुनिया को मुट्ठी में कर रखा है। वो संजीदा हुआ, मगर हाजिर ने सर्द निगाहों से उसे देखा। जबरन चाहिए होती, उसका लहजा जताता हुआ था। मुराद ने नफ़ी में सर हिलाया। उसका कुछ नहीं हो सकता था। उसके बाद उसे अब तक ज़्यादा याद नहीं आया। वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। एक बार तो उससे मिलना चाहता था, कैसे भी कर से मिलकर क्या करना था, ये बात अभी तक उसने सोची नहीं थी। अगले हफ्ते सामिर के घर वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे। सामिर नहीं आया था और आयनूर और महिरा के साथ रही थी वो। इस बार वो किसी सूरत भी इर्तिसाम को कोई बात करने का मौका नहीं देना चाहती थी। सामिर की जिद की वजह से डेट अगले माह के पहले दिनों में रख दी गई। दिन कम थे और तैयारियां ज़्यादा। जब भी हर कोई तैयारी में मसरूफ़ हो, खुद महिरा भी सब कुछ भूले शादी में मसरूफ़ हो चुकी थी। कई बार आयनूर उसके साथ गई, कभी इर्तिसाम। वो पूरी दिलचस्पी से तैयारियों में हिस्सा ले रही थी। अलबत्ता दिल में सामिर का थोड़ा डर भी था। इतने दिनों से ना तो उससे बात हो सकी और ना ही वो आया। बाकी सब आते रहते थे, मगर कल का सोच कर वो अभी क्यों परेशान होती, जब भी मुतमईन थी। मगर पिछले कुछ दिनों से उसके दिमाग में एक और बात चल रही थी। मुंह धोते वो वॉशरूम से बाहर निकली और बालों को जो दो बल देते जूड़े में बंद करते निकलती माँ के कमरे की तरफ गई। इर्तिसाम उस वक्त ऑफिस में था। इसहाक खान न जाने कहाँ थे। दूसरी जानिब ईसल के घर में भी रुखसती की तैयारियां हो रही थी। गो के ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं था, मगर फिर भी वो उनकी इकलौती बेटी थी। वो अपनी तरफ से उसे हर चीज़ देना चाहते थे। ईसल धड़कते दिल के संग हर चीज़ देख रही थी। ज़िंदगी एकदम कितनी खूबसूरत होने लगी थी, उसे उम्मीद ना थी। कभी कभी उसे कबीर से खौफ भी रहता। वो नशा करता था और गुस्से का काफ़ी तेज़ था, मगर शायद वो उसे रोक लेती। इस सब से उसे उम्मीद थी। ये इत्तफाक ही था कि उसकी रुखसती भी अगले महीने के पहले दिनों में थी और अब काफ़ी कम दिन रह गए थे। ईसल ने अपने सामने फैले जेवर को उंगलियों के पोरों से छुआ। सब आंखें थी। उसके दिल में हजारों उमंगों ने जन्म लिया। तेरा दिमाग चल गया माही, क्या बोल रही है? वो हैरानगी से बोली। मगर महिरा बोल रही थी, इसमें हर्ज क्या? इर्तिसाम भाई को देखा नहीं, क्या बन गया? काम काम और बस काम। उनकी ज़िंदगी में जैसे और कुछ बचा ही नहीं। मुझे नहीं पता माँ, किसी तरह उन्हें मनाए। उसका अंदाज काफ़ी ज़िद्दी था। कुछ रुखसती करीब थी, जब भी वो बात करके एहसास एहसास हो जाती। माँ ने उसकी माँ ने सर हाथों में पकड़ लिया। और तुझे क्यों लगता है कि इर्तिसाम उससे या वो इर्तिसाम से शादी करना चाहेगी? बात तो ठीक थी, मगर अभी वक्त नहीं था ये। क्योंकि मुझे पता है कि आयनूर भाई को पसंद करती है। वो मान जाएगी, और अगर वो राज़ी हो गई तो उसके घर वाले भी मान जाएंगे। मसला सिर्फ भाई का है। वो उनके पाँव के पास बैठती, उनके हाथों को अपने हाथों में लेते बोली, वो बहुत अच्छी है माँ, भाई उसके साथ खुश रहेंगे, मुझे पूरा यकीन है। उसके लहजे में मान था दोनों के लिए। वो सामिर के साथ खुश रहती और इर्तिसाम की यही ज़िंदगी होती। वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो इर्तिसाम को भी खुश देखना चाहती थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, वो नीम रजामंद दिखाई देने लगी। अपने पापा को आने थे, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। इर्तिसाम को मनाना मुश्किल तो होगा, मगर देखते हैं। महिरा एकदम मुस्कुराई। आय नूर, अगर उसके भाई की ज़िंदगी में आ जाती तो कितना अच्छा होता। अब बस इर्तिसाम का मसला था। इर्तिसाम काफ़ी बरहम हुआ था ये सब सुनकर। वो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं चाहता था, मगर महिरा की ज़िद थी। मुझे नहीं पता, मैं आपसे छोटी हूँ, पहले आपकी शादी होनी चाहिए, मेरी नहीं। वो खफकी से बोली तो माँ ने उसे घूरा, जबकि इर्तिसाम उसे देखता रहा। ये सब तुम्हारे दिमाग में उसी ने डाला है ना? उसका लहजा सर्द हुआ तो महिरा की आंखें नम हुई। भाई, उसको तो कुछ पता भी नहीं। आप अब मेरी कोई बात नहीं सुनते। मैं चली जाऊँगी तो देखते रहना, वापस कभी नहीं आऊँगी इधर। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी तो इर्तिसाम ने गहरा सांस लिया। माही, मेरी बात और कोई बात नहीं सुननी। माना कि रमला आपको पसंद थी, मगर अब वो नहीं रही। मुझे भी दुख है यार, मुझे भी वो प्यारी थी, मगर अब वो जा चुकी है। फिर कब तक? महिरा, उसका लहजा सर्द हुआ। माँ उठकर अंदर चली गई तो महिरा रोने लगी। आप उसका दुख लेकर बैठ गए हैं, और हम लोग, मैं, बाबा, मामा, हम सब कौन है?
बाबा ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, आप नहीं थे, मैंने देखा बाबा को, किस कदर तकलीफ़ देखी उन्होंने, सिर्फ हम दोनों की वजह से। क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि इस आस पर कि सब ठीक हो जाएगा, जो हो भी जाए, अगर आप माजी से निकल आए तो। इर्तिसाम ने लब भींचे, कुछ जख्म वो फिर से ताज़ा कर गई थी। वो सीता रहता और फिर कोई बात होती और सारी हिम्मत रायगा। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? उसकी आवाज़ नम हुई, कुछ दर्द था, कुछ बेबसी थी। महिरा ने गाल साफ किए, मैंने ये नहीं कहा भाई, आपने जो सहा वो कम नहीं था। आपको रमला याद आती होगी, मुझे भी याद आती है। आपको ज़्यादा दुख इस बात का होगा कि उस पर मरने के बाद भी इल्ज़ाम लगाए गए। मुझे भी दुख है, मेरा भी दिल दुखता है। आप तो उसे जानते भी नहीं थे, मैंने तो 20 साल उसके साथ गुजारे, मैंने तो उसकी सांसें बंद होती देखी थी। मेरा भी दिल कटता है, मगर रमला मर चुकी है अब, इस बात का एहसास हो चुका है मुझे। आप यकीन नहीं करना चाहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, आपको डर है ना कि कहीं वो दिलों में भी ना मर जाए, तभी आप उसे दिल में रखे हुए। ये ठीक नहीं है, हर किसी की अपनी जगह होती है। रमला की जगह जो थी वो उसी की रहेगी, मगर किसी और को ज़िंदगी में आने दें। मैं आए नूर का कह रही हूँ क्योंकि वो अच्छी लड़की है, मगर ज़िंदगी आपकी है, आप किसी तरफ तो बढ़ें, वरना वो तो वहाँ जाकर भी परेशानी हो रही होगी ना। उसके पास आकर बैठते हैं, वो नम लहजे में बोली। इर्तिसाम कुछ नहीं बोला, उसे देखता रहा। वो ठीक थी, उसकी माँ भी ठीक थी, बाप भी। आए नूर भी अब ठीक थी अपनी जगह। कोई नहीं था ठीक तो वो इर्तिसाम था, किसी को नहीं समझा जा रहा था तो वो इर्तिसाम था। सब सबको समझ रहे थे और उसे उसे कोई क्यों नहीं समझ रहा था। वो सबकी ज़ात के लिए परेशानी बन चुका था। उसने तल्खी से सोचा, तुम्हें यूं खुशी मिलेगी तो ठीक है, जो भी करना चाहती हो करो। संजीदगी से कहते वो उठा, भाई मैं आपको खुश। मगर इर्तिसाम रात के उस वक्त अंदर जाने की बजाय बिना गाड़ी के बाहर चला गया। फिलहाल वो किसी और से बात नहीं करना चाहता था। अभी आप दुखी हुए हैं, मगर जल्द आपको एहसास होगा कि ये इतना भी गलत नहीं था। महिरा ने उसे जाते देखकर सोचा था। लाउंज में उस वक्त गहरा सकूत छाया था, इसके बावजूद भी कि वहाँ घर के सभी अफराद सिवाय आइनूर के जमा थे। हर कोई गहरी सोच में गुम था जब सामिर की आवाज़ गूंजी, इर्तिसाम अच्छा लड़का है, मगर इन दिनों उसकी नेचर बहुत फ़र्क में है। आइनूर उसके साथ नहीं रह पाएगी। उसने इर्तिसाम का यही रूप देखा था, गहरा संजीदा सा मर्द, जबकि आइनूर काफ़ी जिंदा दिल थी। हाँ, मगर देखा हुआ है। और फिर महिरा का घर भी है, अच्छा कमा रहा है। फिर आइनूर हमेशा से तो शहर जाना चाहती थी ना, यूँ उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बोलने वाली माँ साई थी, इर्तिसाम उन्हें पसंद था, उन्होंने अपनी राय दी। ये काफ़ी नहीं है, वो जेल रह कर आया, और जब बेगुनाह जेल में जाता है तो वैसा नहीं रहता। उसके अंदर बहुत से अच्छे एहसास खत्म हुए होंगे और बुरे पैदा हुए होंगे। आइनूर बहुत हसास है, वो हर बात नोट करती है। मुझे तो ये रिश्ता मुनासिब नहीं लग रहा। वाहिद से दियाल को इस बात पर मुतमईन थे कि वो सामिर का ससुराल भी था और काफ़ी अच्छे लोग थे, मगर मामला बेटी का था। मैं पता करता हूँ उसके बारे में, फिर अगर मुनासिब लगा तो आइनूर से बात करेंगे। आखिरी फैसला तो उसी का होगा, ज़िंदगी उसने गुजारनी है। संजीदगी से कहते सामिर उठ गया, मगर उसके बाहर निकलने से पहले ही आइनूर भागते हुए अपने कमरे में आए। दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि उसने घबरा कर सीने पर हाथ रखा और बेयकीनी से जल्दी से आकर बेड पर बैठ गई। अब वो मंजर न वो चेहरे ही नज़र आते हैं, मुझको मालूम न था ख्वाब भी मर जाते हैं। जाने किस हाल में हैं हम कि हमें देख के लोग एक पल के लिए रुकते हैं, गुजर जाते हैं। मैं ऐसा तुमसे कुछ भी नहीं कह रही हूँ माही, और तुम्हारा भाई मुझे नापसंद करता है। मैं एक ऐसे शख्स के साथ कैसे रह सकती हूँ जो मुझे पसंद ही ना करता हो। वो दोनों उस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी थी जब आइनूर बोली तो महिरा ने पहलू बदला। स्याह लंबे बाल ऊंची पोनी में बंद थे, चेहरा मेकअप से साफ था, गर्मी की हिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उसकी बात सुनते चेहरे पर परेशानी छाई थी। मगर भाई मान गया ना यार, उसने दलील देनी चाहिए, वो बस ऐसा चाहती थी। आइनूर अच्छी लड़की थी और उसे यकीन था कि वो इर्तिसाम को पसंद करती थी, मगर अब मान नहीं रही थी। इर्तिसाम अभी डिप्रेस था, बाद में वो सब समझने लगता, मगर वो किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती थी। ज़िंदगी तो उन दोनों ने ही गुजारनी थी। यकीनन तुम्हें आंटी ने ज़बरदस्ती मनाया होगा, वो तल्ख हुई, वरना तुम्हारे भाई कभी ना मानते। और मैं इतनी गिरी हुई तो नहीं हूं ना माही के ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में शामिल हो जाऊं। हाँ ठीक है, वो मुझे पसंद थे, वो मान गई, क्योंकि ना मानने का कोई जवाज़ नहीं था। महिरा जान गई थी, मगर मैं खुद को ज़बरदस्ती उनकी पसंद नहीं बना सकती हूँ। इर्तिसाम को रमला भी पसंद थी, रमला पसंद है और हमेशा वही उनकी पसंद रहेगी, मैं नहीं। अच्छा छोड़ो, बात तो सुनो, मैं चलती हूँ, बाहर गुलखान खड़ा इंतज़ार कर रहा होगा।
बाहर गुल खान खड़ा होगा, मुझे वापस गांव जाना है, शाम हो चुकी है, तुम ड्राइवर को बुला लो। झुककर पाँव के पास रखा अपना लेदर का ब्लैक बैग उठाते वो उठी, संजीदगी से कहते वो दूर हुई। मोहब्बत अपनी जगह, इज्जत नफ्स सबसे पहले थी। इर्तसाम ना सही, उसे कोई भी चाह सकता था। वो गिरी पड़ी नहीं है, उसने खुद को याद दिलाया। महिरा कुछ लम्हे उसे दूर जाता देखती रही, फिर अपना मोबाइल निकालते इर्तसाम को मैसेज करते सोफे से टेक लगाकर बैठ गई। वो कोशिश कर सकती थी जो उसने की, वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी, सो खामोश हो गई। बाहर आते ही उसने गहरा सांस लेते, भूरी आंखें झपकते आंसुओं को वापस धकेलना। अगर इर्तसाम दिल से राजी होता तो यकीनन वो बहुत खुश होती, मगर उसे मजबूरन राजी किया गया था। कल को शादी हो जाती, महिरा अपनी ज़िंदगी में खो जाती तो वो दोनों रह जाते। ना वो उसे समझता, ना मोहब्बत को। ज़िंदगी तो उन दोनों की ख़राब होती। कुछ सालों बाद इर्तसाम संभल जाता, कुछ सालों बाद उसे भी कोई मिल जाता, ये ठीक था। बरक्स इसके कि वो दोनों घुटना में जिंदगी जीते, मोहब्बत के फंसों में खोकर। अभी अगर वो मान जाती तो कल जब फंसों टूट। बाहर आते ही उसने गहरा सांस लेते, भूरी आंखें झपकते आंसुओं को वापस धकेलना चाह। अगर इर्तसाम दिल से राजी होता तो वो यकीनन बहुत खुश होती, मगर उसे मजबूरन राजी किया गया था। कल को शादी हो जाती, महिरा अपनी ज़िंदगी में खो जाती और वो दोनों रह जाते। ना वो उसे समझता, ना मोहब्बत करता, ज़िंदगी तो उन दोनों की ख़राब होती। कुछ सालों बाद इर्तसाम संभल जाता, कुछ सालों बाद उसे कोई मिल जाता, ये ठीक था। बरक्स इसके कि वो दोनों घुटना में ज़िंदगी जीते, मोहब्बत के फंसों में खोकर भी। अगर वो मान जाती तो कल जब फंसों टूटता तो यकीनन उसने भी टूट जाना था। अभी वक्त था, वो संभल जाना चाहती थी। बीबी कोई परेशानी है क्या? गुल खान की कब से उसके लिए दरवाज़ा खोले खड़ा था जो। अब परेशानी बढ़ी तो वो उससे बोला। वो चौंकी, नज़र घुमाई तो दो गाड़ियाँ पीछे भी खड़ी थी जिनमें गार्ड थे। वो इतनी कम कीमत हरगिज़ नहीं थी कि किसी की ज़िंदगी पर बोझ बन जाती। मोहब्बत में मैं रुसवा नहीं हूँगा, अपना आप नहीं भूलूंगी मैं, उसने फिक्र से सोचते स्याह गॉगल्स बुरी आंखों पर चढ़ाए और गाड़ी में जाकर आराम से बैठ गई। उसके बैठते ही गुलखान बैठा और वो गाड़ियाँ चल पड़ी। ड्राइवर का मैसेज देखते वो उठी और लिफ्ट की जानी पड़ी। स्याह हील की टिक टिक अजीब सांस बखेर रही थी, मगर वो अनजान सी लिफ्ट में दाखिल हुई। ग्राउंड फ्लोर पर उसने उतरना था कि अभी वो बटन प्रेस कर रही थी। अभी दरवाज़ा, लिफ्ट के दोनों दरवाजे आपस में मिलते कि एकदम किसी ने दरमियान में हाथ रखते रोका, तो वो इतनी तेज़ी से अंदर आ। एक पल को तो वो घबरा गई, मगर फिर संभल गई। आने वाले ने बगौर उसे देखा, दरवाज़ा बंद हो चुका था। महिरा को थोड़ी घबराहट महसूस हुई कि वो उसे यूं क्यों देख रहा था। एक पल को कब नज़र पड़ी तो उसे लगा कि उसने कहीं देख रखा है उसको, मगर कब याद नहीं था। तुम महिरा हो ना? उसके लहजे की ठंडक पर वो चौंकी थी। वो उसे कैसे जानता था? जी, यक लफ्ज़ी जवाब देते वो रुख बदल गई। ज़ियाद की निगाहें उसे बगौर देख रही थी। जभी तो हासिम जैसा बंदा उस पर मर मिटा था। मुझे जानती हो, मैं हवेली आता रहता था, सरहान का दोस्त हूँ मैं। ज़ियाद, उसका दिल शिद्दत से धड़क कर रह गया हासिम के जिक्र पर। काफ़ी देर बहुत उसका कोई नाम ले रहा था, बहुत अरसे बाद नाम ले रहा था। खौफ से रंगत सुर्ख हुई, मगर जाहिर न करने की पूरी कोशिश की। मैं किसी सरहान को नहीं जानती, वो संजीदगी से बोली तो वो हंस दिया। हैरत है, उसकी सारी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी और अब कह रही हो कि उसे जानती नहीं। लहजा सर्द था, उसने खुद को खुद बर्बाद किया। हैरत है तो, मगर इस बात पर कि अभी तक मान नहीं रहा। बिना खौफ व खतर अब उसकी आंखों में देखते उसने कहा, तो ज़ियाद ने दांत भी से मिलना चाहता है तुमसे, एक बार मिल लो। बमुश्किल नर्म पड़ते उसने कहना चाहा, मगर वो बात काट गई। एक बार उसकी बातों में आकर बेवकूफ़ी की थी और नतीजा पूरे गांव ने देखा था। अब की बार फिर वही गलती नहीं करूंगी। लिफ्ट खुल चुकी थी। वो स्पार्ट लहजे में कहते तेजी से बाहर निकली। गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी थी, उसने गहरा सांस लिया। ज़ियाद उसे जाता देखता रहा। नफरत, शदीद नफरत हो चुकी थी उसे महिरा से। तुमने सोच समझ कर फैसला किया है ना? सामिर ने तसल्ली करना चाहिए। इर्तसाम उसे ठीक लगा था जब भी उसने आए नूर से बात की, मगर उसने साफ इनकार कर दिया था और वो ज़बरदस्ती करना भी नहीं चाहता था। आए नूर ने हाँ में सर हिलाया तो सामिर मीर ने गहरा सांस लिया। आए नूर ने हाँ में सर हिलाया तो सामिर मीर ने गहरा सांस लिया। मगर भाई, इस वजह से आपके रिश्ते पर कोई असर? उसे थोड़ा डर भी था, उसने कहना चाहा, मगर हमारा रिश्ता हमारा है आए नूर, तुम्हारी ज़िंदगी अलग है। तुम अपने बारे में कोई भी फैसला मुतमईन होकर करो, हमारे रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आई नूर उसके कंधे पर सर रख गई। कुछ फैसले करना काफ़ी मुश्किल होता है, आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, मगर ज़रूरी होता है, उसके लिए भी ज़रूरी था।
वो सुनकर काफ़ी हैरान हुआ था। स्याह बाल बेतरतीबी से माथे पर बिखरे थे, चेहरे पर पल में फिर संजीदगी छा गई। अच्छा ही किया है कि मना कर दिया। महिरा कुछ नहीं बोली, खफा भी नहीं हुई। जिंदगी उनकी थी, वो जो भी फैसला लेते। आज वो वैसे भी काफ़ी गुमसुम थी। सबने पूछना चाहा मगर वो टाल गई। सुरहान अब उससे क्यों मिलना चाह रहा था? सबको ये क्यों लगता था कि महिरा ने उसकी ज़िंदगी ख़राब की? हालांकि उसने सब खुद किया था। अगर ज़ियाद ऐसा सोच रहा था तो यकीनन बाकी लोग भी काफ़ी खफा होंगे उससे, और उसके बारे में ऐसा ही सोचते होंगे। उसका दिल ख़राब हो गया था। इर्तिसाम उठकर अपने कमरे में चला गया था और वो वहीं बैठी रही। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। पूरा दिन मसरूफ़ गुजरता और रात होती तो यूं सोती कि मर जाती। हाजिम और ज़ियाद को एक बार फिर भूले वो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई थी। कल उसकी मेहंदी थी और परसों बारात। उसका दिल हर पल शिद्दत से धड़कता रहता। वक्त तेज़ी से गुजरा था। अब वक्त उसके पास जाने का था। उसने तो उसे ब्लॉक किया था। उसके मना करने के बावजूद भी कमरे में उसका काफ़ी सामान फैला हुआ था। इतने कपड़े और बाकी चीज़ें थी जिन्हें बंद कर चुकी थी, मगर अब भी बहुत से रहते थे। चंदा काफ़ी मदद करवा रही थी, अभी भी उसके कपड़े पैक कर रही थी। महिरा सब कुछ देख रही थी। 2 दिन बाद उसने ये घर छोड़ देना था। उसका दिल शदीद उदास था। माही, आप उदास तो ना हो, आप आती रहेंगी ना? शादी को एंजॉय करें ना, एक ही बार होती है। चंदा ने उसे देखा ना गया इस तरह तो कह ही दिया। महिरा चौंकी। ऐसी बात नहीं है यार, बस दिल उदास है। उसने मेहंदी के जोड़े को छूते हुए कहा। आए नूर के अपने घर मेहंदी थी, बाकी उसकी कुछ दोस्तें थी यूनिवर्सिटी की। उसका दिल रमला को शिद्दत से याद कर रहा था। अगर वो जिंदा होती तो हर पल उसके साथ रहती, मगर वो कहीं नहीं थी सिवाय यादों के। अच्छा, अब आप थोड़ा रेस्ट कर लें, कल से शादी शुरू हो जाएगी तो कहाँ वक्त मिलेगा? उसने उठना चाहा तो महिरा ने उसे घूरा। तुम बहाने मत बनाओ और ये कपड़े बंद कराओ मेरे साथ। चंदा ने मुंह बिसोरा था। इतने कपड़ों का ना जाने उसने क्या करना था। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत रिस्की। उस नकाबपोश ने बावर कराया, मगर सामने खड़े वजूद को कोई फर्क नहीं पड़ा। होगा, मगर मुझे मंजूर है, जो भी नुकसान हो। अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस बहुत हो गया। जैसा जैसा मैंने समझाया है वैसा ही करो, बदले में तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। उसकी आवाज़ भारी और पुरस्कार थी। नकाबपोश की आंखों में चमक उभरी, जो उस स्याह रात में बखूबी देखी जा सकती थी। ठीक है, काम हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि किसी को पता ना चले। फिर चंद सालों की तो बात है, फिर कोई मसला नहीं रहेगा। उसकी दबी दबी पुरजोश आवाज़ आई। अब निकलो यहाँ से और मुंह बंद रखना, वरना तुम जानते हो ये काम हम कितने अच्छे से करना आता है। जी क्यों नहीं, समझे बात की और बात खत्म। वो कहते मुड़ गया था। स्याह रात में पीछे खड़े वजूद ने गहरी सांस ली। बिलाखिर काफ़ी वक्त बाद ही सही, मगर काम हो रहा था। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। फूल और लाइट्स, कुछ मनचले लड़के भंगड़ा डाल रहे थे। आज बरसों बाद उस हवेली में किसी की शादी थी। निकाह तो हुआ मगर सादगी से, मगर शादी काफ़ी धूमधाम से हो रही थी। मेहंदी का फंक्शन अलग अलग था, मगर फिर भी हवेली में उस वक्त खासा रश था। ख़ानदान की लड़कियां आए नूर और माँ साईं, खाला पुप्पो बस उस वक्त शहर के लिए निकल चुके थे। एक कुर्सी पर सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ पहने, बालों को जेल से सेट किए सामिर मीर बैठा था। बाजू कोनियों तक फोल्ड थे। वो उसे देखना चाहता था मगर बर्दाश्त कर गया। वैसे भी कल उसने यहाँ ही तो होना था। उसकी स्याह आंखों में फतह थी, गरूर था। यकीनन वो अब खुद को उससे नहीं बचा सकती थी। उसने गरूर से सोचा। आसपास लड़कों के कहकहे गूंज रहे थे। वो भी उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। सब अच्छा जा रहा था। वो मुतमईन था। गहरे सब्ज रंग का घेरदार फ्रॉक पहने, कानों में भारी झुमके डाले, हल्का खूबसूरत मेकअप किए, वो हाथों में मेहंदी की थाली पकड़े आ रही थी। छोटे बालों को दाएं जानिब से कान के पीछे कर रखा था। भूरी आंखों में चमक और लबों पर बिखरी खूबसूरत मुस्कुराहट। वो काफ़ी हसीन लग रही थी। ब्राउन कमीज के बाजू फोल्ड किए वो बाहर निकल रहा था कि निगाह उस पर चंद लम्हों के लिए ठहरी। बेतहाशा मोहब्बत की दावेदार अब उसकी ज़ात को ठुकरा कर मुस्कुरा रही थी। उसने तल्खी से उसके सजे संवरे रूप को देखा, मगर उस वक्त अपना मूड हरगिज़ खराब नहीं करना चाहता था। जब ही आगे बढ़ा, आए नूर अनजान सी रीमा की बातों पर हंसती महिरा की जानिब बढ़ी। सतरंगी खूबसूरत नफीस लहंगा चोली पहने वो हल्के फुल्के मेकअप में फूलों का जेवर पहने दिलकश लग रही थी। चेहरे पर फितरती हया में इस रंगों का बसेरा था। स्याह बालों को हल्का सा कर्ल किए खुला छोड़ा था। गालों पर उपटन लगा उसे और खूबसूरत दिखा रहा था। दिल था कि रग रग में धड़के जा रहा था। हवेली की निस्बत उनके घर में काफ़ी हजूम था। उसकी बहुत सी दोस्तें और कज़नें उसके गिर्द घूम रही थीं। बहुत सी औरतें बारी बारी आती उसे उपटन लगाती और दुआएं देती जाती। सामिर की माँ ने कई नोट उस पर से वारते चांदनी को पकड़ा है।
चंदा को पकड़ा। उनके बेटे की पसंद बिलाशुबा काफ़ी हसीन थी। वल्लाह क्या रूप आया है मेरी जान, आए नूर ने उसके गालों पर उपटन लगाते शरारत से कहा तो उसका चेहरा मजीद सुर्ख हुआ। रुको ज़रा, लाला को उनकी दुल्हन तो दिखाऊं। उसके नाना करने के बावजूद कई तस्वीरें वो सामिर को भेज चुकी थी। लाला को भी तो पता चले तुम कैसी लग रही हो। वो हंसते हुए बोली तो वो पहलू बदल कर रह गई। वो तो दीवाने हो जाएंगे, रीमा ने कहा तो उसका चेहरा मजीद झुक गया। वो अब क्या बताती उसे कि हथेलियां नम होने लगी थी। अच्छा बस अब परेशान मत करो यार इसे, देखो बेचारी टमाटर बन चुके हैं। आए नूर ने उसके पास बैठते कहा। अपनी तलखियां भूले वो दिल से शादी इंजॉय कर रही थी। इर्तसाम को उसने देखा ज़रूर मगर सामना नहीं हुआ, ये भी ठीक था। लड़कों के झुरमट में भंगड़ा डालते सामिर मोबाइल की टोन पर रुका। माथे पर बाल बिखर चुके थे। शहरियार ज़बरदस्ती उसे खींच लाया था या मगर मोबाइल की हर टोन उसे चौंका देती। उसने पूरी सिक्योरिटी का ख्याल रखा था, कम अज़ कम वो शादी पर कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। एक बार वो उस हवेली में आ जाती फिर वो सब देख लेता। मोबाइल की हर पुकार उसे चौंका रही थी। बाएं हाथ की उंगलियों से बालों को पीछे करते आए नूर की चैट खोली तो चंद लम्हों के लिए निगाहें तो क्या धड़कनें भी साकित हुई। वो लड़की हर बार उसे चौंका देती। उसे जब लगता कि बस वो उससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग सकती, उसे जब लगता वो इससे ज़्यादा नहीं चाह सकता वो उसे गलत साबित करती। भाभी तो हसीन लग रही हैं। शहरियार की आवाज़ पर वो चौंका तो उसने उसे घूरा। जा जाकर अपनी को देख, वो नागवारी से बोला तो शहरियार हंस दिया। जा किधर रहा है, थोड़ी ऐश कर ले आज, फिर मौका मिले ना मिले। उसकी बात पर उसे घूरते वो उन लड़कों से निकलता साइड पर होते अब किसी को कॉल मिला रहा था। नाम क्या लिखना है। रात अब काफ़ी बीत चुकी थी मगर वहाँ अभी भी खासा रश था। आए नूर सुबह जल्दी आने का कहकर उधर ही रुक गई थी आज। बाकी भी काफ़ी लड़कियां आज उस लाउंज में थकी थकी बैठी थी। कोई सोफे पर ऊँघ रही थी तो कोई नीचे कुशन रखकर बैठी मेहंदी लगवा रही थी। उस लड़की की आवाज़ पर महिरा ने चौंक कर फिर दाएं बाएं देखा। सब अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ थे। महिरा ने उसे कान के पास लाने का इशारा किया तो वो ज़रा पास हुई। मीर लिख तो छुपाकर। उसका लहजा शरीर था। वो उसकी मासूमियत भरी शरीर आवाज़ सुनती हंसती तो महिरा कुछ शर्मिंदा होती पीछे हुई। वो शादी से बहुत खुश थी। थोड़ा सा डर था सामिर का मगर वो उसे कुछ ना कहता, उसे यकीन था। उसके मासूम दिल में हज़ारों सपने सजे थे। कल को लेकर डर कुछ पीछे रह गया था। कल उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होनी थी। वो खुश थी। लड़की ने मेहंदी के डिज़ाइन में छुपाकर मीर लिख कर दिखाया तो उसके चेहरे पर कई रंग बिखरे। सुर्ख कामदार भारी फ्रॉक में मलबूस वो कदरे डरी हुई लग रही थी। चेहरे पर किया गया मेकअप उसे मजीद हसीन बना रहा था। सब्ज आंखें नम थी। आज उसकी रुखसती थी। छोटा सा घर सजा हुआ लोगों से भरा था। वो अपने कमरे के सोफे पर बैठी नम होती हथेलियों को मसलती आसपास देख रही थी। उसकी कजन्स उसकी चीज़ें समेटते उसे भी तंग कर रही थी। वो पहले भी काफ़ी नर्वस थी, मजीद होने लगी। दिल धक धक कर रहा था। आज उसका आखिरी दिन था उस घर में। फिर जब कभी वो आती मेहमान बनकर आती। बारात आ गई है, कोई लड़की काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोली तो सोचों का तसलसल टूटा। धड़कनों में मजीद रवानी आ गई थी उसकी। उस छोटे से घर के लॉन में उस वक्त गहमा गहमी थी। लोग खाना खाते साथ बातों में भी मशगूल थे। सुर्ख जोड़े में मलबूस ईसल की धड़कनें साथ बैठे कबीर की वजह से मद्धम हो रही थी। सर झुकाए वो हाथों में लगी मेहंदी को देख रही थी। जब कबीर ने उसे देखा वो बेतहाशा हसीन लग रही थी। उसके दिल ने इतराफ़ किया। निगाहें उसके सुर्ख लबों को तो कभी घनी पलकों को छू रही थी। आज वो मुकम्मल उसकी हो जाती। वो मुतमईन था। डर तो ऐसे रही हो जैसे खा जाऊंगा तुम्हें। वो कदरे उसकी जानिब झुकते मायनी खेजी से बोला तो वो गड़बड़ा गए। नहीं तो, वो बेसाख्ता उसकी जानिब मुड़ते हुए बोली। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर ब्लैक वेस्टकोट पहने, बालों को जेल से सेट किए वो काफ़ी खूबरू लग रहा था। उसका दिल शिद्दत से धड़का तो तेज़ी से निगाहों का जाविया बदला। कबीर ने उसे और फिर लोगों को देखा। वो अब तंग हो रहा था। वैसे भी शाम गहरी हो रही थी, उन्हें शहर पहुंचते रात हो जाती यकीनन। खाने के बाद रुखसती का शोर उठा तो उसने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। ईसल के आंसू अब गालों पर गिरते जा रहे थे। अपनी माँ के गले लगकर वो खूब रोई। माँ बाप की दुआओं की संगत में वो बाहर गाड़ी तक आई। परेशान मत हो बेटा, तुम हमारी भी बेटी हो अब, कबीर की माँ ने काफ़ी मोहब्बत से कहा तो वो फिर रो दी। गाड़ी में बैठते पहले उसने मुड़कर उस घर को देखा जहाँ उसका बचपन और फिर उसकी जवानी गुजरी थी। बहुत खूबसूरत यादें थी वहाँ, मगर एक ऐसी याद भी थी जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहती थी, जिसने उससे उसका बचपना छीना था, उसे लोगों में रुसवा किया। बैठो। कबीर की आवाज़ पर वो चौंकी और सर हिलाती गाड़ी में बैठ गई। उसकी नज़रों का
उसकी ज़िंदगी का एक बाब यहाँ ख़त्म हो चुका था। अब एक नई ज़िंदगी उसकी मुंतज़िर थी। उसके बैठते ही बाकी लोग भी गाड़ियों में बैठे और गाड़ियाँ रवाना हुईं। ईसल नहीं जानती थी कि वो दोबारा इस घर में लौट कर नहीं आएगी। रुखसती है कल उसकी। मुराद उसके पास बैठते काफ़ी मज़े लेते बोला। सरहान का दिल तड़पा, सुलगा, मगर चुप रहा, कुछ नहीं बोला। रोकेगा नहीं, हुक्म कर, रुखसती नहीं होगी। वो न जाने क्या चाहता था। तो सामिर मुकाबिल आ जाएगा। वो तल्ख हुआ। सामिर क्या, बड़े बड़ों को सीधा किया है अपने लोगों ने। उसके लहजे में गरूर था। सुरहान ने तमस्कर उड़ाती निगाहों से उसे देखा। सामिर को वो जानता था। यकीनन उसने महिरा तक पहुंचना मुश्किल तरीन कर दिया होगा हर किसी पर। अच्छा ठीक है, तो कर जा, क्या करता है तू? वो बेजारियत से बोला तो मुराद यकदम खुश हुआ। लड़की उठा ले। फिर उसने कंफर्म करना चाहा। हाजिम का दिल क्या उसका सर फाड़ दे। हाँ उठा ले। वो जानता था कि वो सब गुंडे इस जेल में होकर भी जेल में नहीं होते। वो एक पूरा गैंग था, माफिया था। उनके अंदर बाहर एक ही दुनिया थी। मुराद हंसता हुआ उठा। हाजिम ने उसे गुम होते देखा और फिर से आंखें दर्द से भरी। खुद मोहब्बत हुई तो एहसास हुआ कि कितना बेचैन कर देती थी। खुद मोहब्बत हुई तो एहसास हुआ कि इर्तिसाम की निगाहों में इतना दर्द क्यों था जब रमला के लिए गलत बातें सुनी थी। खुद मोहब्बत हुआ तो एहसास हुआ कि रमला गलत नहीं थी। खुद मोहब्बत हुई तो एहसास हुआ कि इर्तिसाम का कत्ल खुद मोहब्बत हुई तो एहसास हुआ कि इर्तिसाम का कत्ल बेगुनाह किया। खुद मोहब्बत हुई तो एहसास हुआ कि सामिर इतना बेसकून क्यों था। खुद मोहब्बत हुई तो एहसास हुआ कि महिरा सामिर के नाम पर पुरुमीद क्यों हुई थी। मगर बस एहसास ही बचा था। उसने एक गुनाह को छुपाने की खातिर कई गुनाह कर डाले। एक के बाद एक बड़ा गुनाह, एक के बाद एक झूठ, बहतान, इल्ज़ाम। न जाने बदले की आग ने उसे क्या बना दिया था। वो हमेशा से सख्त दिल था, फिर न जाने दिल को कब सीने में मार दिया कि किसी का दर्द महसूस ही ना हुआ। अब जब हो रहा था तो कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। रमला मर चुकी थी, उसकी माँ मर चुकी थी, बाप न जाने कहाँ था, पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया। महिरा किसी और की हो गई, वो बर्बाद हो गया। अब उसे सही मायनों में लगता था कि वो बर्बाद हुआ। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। सुर्ख और रूसी लिबास में मलबूस वो नम होती हथेलियों को शिद्दत से आपस में मसलते बार बार पलकें उठाए कमरे के दरवाजे को देख रही थी। कबीर से निकाह, फिर आज रुखसती भी हो गई थी। हवेली में कुछ दिन रहकर उसे ये तो पता चल ही गया था कि कबीर कैसा इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसकी तमन्ना शायद वो तो क्या कोई लड़की ना करती। जैसे रमला को वो कबूल नहीं था, शायद उसे भी ना होता। एक शराबी और गुस्से से भरा वडेरा। मगर बात यह थी कि रमला को उससे मोहब्बत नहीं थी और ईसल को तब शायद मोहब्बत हुई जब वो उसके बारे में शायद कुछ या फिर सब कुछ नहीं जानती थी। मगर जब मोहब्बत हो गई तो वो पीछे नहीं हट सकी। उसमें आए नूर जैसी हिम्मत नहीं थी। वो मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकती थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। ईसल का दिल शिद्दत से धक धक करने लगा। पलकें झुकी और निगाहें हाथों की मेहंदी को छूने लगी। वो देख नहीं सकी आने वाले को। कबीर ने घूमते सर के साथ सामने बैठी लड़की को देखा, कनपटी मस ली और फिर दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। उसकी चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी और सुर्ख आंखें उस पर जिसको वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका था। एक हाथ से शेरवानी उतारते उसने फिर नीचे पहनी सफ़ेद कमीज़ के बाजू फोल्ड किए। इसी दौरान वो बेड के करीब पहुंच चुका था। तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसकी भारी मखमूर आवाज़ खुमार आलूद थी। ईसल ने चौंक कर उसे देखा और फिर चंद लम्हे खौफजदा निगाहों से उसे देखती रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि शादी की पहली रात वो यूं मिलेगा। उसका दिल शिद्दत से दुखा। सब्ज नगीनों में आंखें गुलाबी होने लगीं जब भी कबीर उसके सामने गिरने के अंदाज में लेटा और फिर करवट लेते सर के नीचे हाथ रखे बगौर उसको देखने लगा। इस अंदाज में, इसी हुलिये में, यूं ही उसने शायद कभी रमला की ज़िद की थी और वही ज़िद न जाने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी। आपने शराब पी? वो सदमे और दुख से बोली। आवाज़ इतनी कम थी कि कबीर बमुश्किल सुन सका। आंखों को ज़ोर से बंद करके खोला और उसे घूरा। तुम्हें मैंने सवाल करने से मना कर रखा है, नहीं? उसका मेहंदी से सजा हाथ अपने हाथ में लेते वो सर्द लहजे में बोला तो ईसल ने हाथ शिद्दत से वापस खींचा। आपने आज भी शराब पी? ना उसका लहजा बदला, ना सदमा। कबीर कुछ लम्हे उसकी नम आंखों को देखता रहा। तुम भी पीना चाहोगी क्या? बोलो तो लाता हूँ, तमस्कर उड़ाते लहजे में कहते वो बमुश्किल उठकर बैठा। किसी को शायद याद नहीं था, मगर आज रमला की पहली बरसी थी। 1 साल गुजर चुका था इस हादसे को।
जिसने उनका पूरा खानदान बर्बाद करके रख दिया था, उसे भी याद नहीं था। वो इन बातों और यादों को भूलने की चाह में न जाने क्यों आज रमला और अपने सितम याद आ रहे थे उसे। ये इत्तेफाक था कि दोनों शादियां उसी तारीख को रखी गई थी जिस तारीख को सब बर्बाद हुआ या किया गया था। आज के दिन वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मगर सोचें, यादें उसका दिमाग फाड़ने के दर पे थी। मगर अब भी वो पुरसकून नहीं था। कबीर ने कनपटी मसलते उसे देखा। सजी संवरी हसीन लड़की, आप इधर से उठें, शराब की बू से मेरा सर फट रहा है। आपको यही करना था तो कमरे में ही ना आते। उसकी आवाज़ भरी हुई थी आंखों की तरह, निगाहें उस पर से हट नहीं रही थी। सदमे से, दुख से, बेबसी से कबीर ने फिर उसे घूरा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा चल रही है? हालांकि शादी से पहले मैं तुम्हें बहुत सी बातें क्लियर कर चुका हूँ। इनमें से सबसे बड़ी बात यही थी कि तुम मेरे सामने मुझसे बहस नहीं करोगी। क्या भूल रही हो तुम? उसकी बात काफ़ी वक्फे वक्फे से निकली, जैसे वो सोच रहा था कि बोले क्या। सर्द और सपाट निगाहें उस पर थीं। वो उस वक्त बहस नहीं करना चाहता था। मैं बस इतना कह, तुम बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल। उसकी बात पूरी होने से पहले यकदम उसके पास होते, उसके सुर्ख लबों पर उंगली रखते। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलते उसकी सांसें मद्धम कर चुका था। पल में चेहरे पास हुए, मुखाबिल हुए, निगाहों का तसादुम हुआ और फिर खुमार का तलिस्म। और वो तलिस्म सिर्फ कबीर को अपने हिसार में ले पाया था। उसके मखमली हाथ को अपने सख्त हाथ की गिरफ्त में लेते उस वक्त उसकी निगाहें ईसल के घबराए चेहरे पर थीं और आवाज़ किसी पुरअसरार सरगोशी की तरह वहाँ गूंजी। और ये तुम्हारा इंतखाब है, मैं तुम्हारा इंतखाब हूँ, तुम्हें मुझे इसी तरह कबूल करना है। और उसकी आवाज़ धीमी होती जा रही थी और ईसल ने पीछे होना चाहा। उसने जितने अहद खुद से किए थे उस वक्त सब जैसे खाक में मिलते नजर आ रहे थे। वो हाकिम था, हाकिमों की तरह पला था। वो कनीज थी, उसे सवाल करने का हक नहीं था। ये इंतखाब उसका अपना था। उसका दम घुटने लगा। दिल चाह कर भी वो ना बोल सकी, उसकी उम्मीद ना टूटे। दिल चाहा वो आगे ना बोले, उसकी उम्मीद ना तोड़े। मगर मुझे बदलने की ख्वाहिश दिल से निकाल दो, क्योंकि ये नामुमकिन है। तुम लहूलुहान हो सकती हो मगर कामयाब नहीं। तुम्हारा नसीब यही है, ऐसा ही है। वो बोल रहा था, सूर उसके कानों में फूंक रहा था। इसी दौरान दूसरे हाथ को भी अपने हाथों की गिरफ्त में लिया। अलबत्ता निगाहें उसके चेहरे से नहीं हटी थी। ईसल ने अब की बार घबरा कर दूर होना चाहा। वो वापस भाग जाना चाहती थी गाँव के उसी छोटे से घर में। ये बड़ा घर और बड़े लोग शायद उसके लिए बने ही नहीं थे, या वो उनके लिए नहीं बनी थी। मगर तुम मेरी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से आई हो, अब जा मेरी ही मर्ज़ी से सकोगी। उसके बोलते लब उसके दाएं गाल की जिल्द को छू रहे थे। ईसल जो मज़ामत कर भी रही थी साकिन हो गई। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से तुम मेरी ज़िंदगी में, मेरे कमरे में, मेरे पास हो। उसका अंदाज़, उसका लहजा अजीब था, सबका। हाथों पर गिरफ्त अभी भी उतनी ही थी। ईसल की आंखें खुल गईं। मैं कोई मोहब्बत नहीं, उसने एक बार फिर अपनी पनाहों में तड़प कर कहना चाहा, मगर तुम्हारी आंखें सारा राज फाश कर चुकी हैं। लब अब बहुत नामहसूस अंदाज में उसकी आंखों को छूते दोबारा गालों पर आ गए। वो किसी फसू में कैद था। साल बीत चुका था, सुकून का एक पल भी नसीब नहीं हुआ। मगर आज अजीब सरूर, अजीब सुकून उसकी ज़ात में उतर आया। बेशतर पनाहों में कैद उस बेबस लड़की के सुकून को बर्बाद करके उसे बस सुकून के चंद लम्हे चाहिए थे जहाँ ना तो रमला की याद होती, ना नदामत और पछतावा। उसे बस सुकून के चंद लम्हे चाहिए थे जहाँ ना तो रमला की याद होती, ना नदामत और पछतावा। बस सुकून। कबीर मुझे छिछोड़े। उसका तनफ्फुस बिगड़ चुका था। उसने कबीर के कंधे पर हाथ रखते उसे होश दिलाना चाहा। गले में आवाज़ दब गई थी मगर कबीर पर असर नहीं हुआ। फसूं कमरे की फिजा में बिखरा हुआ था। किसी तलिस्म ने ईसल की आवाज़ गले में दबा दी। खुमार दिलो दिमाग पर छा चुका था। वो सब भूलता गया। रमला की मौत का दिन, उनकी शादी का पहला दिन, रमला की मौत की पहली रात, उनकी शादी की पहली रात। हाँ, मगर साल का फ़र्क था। सब आगे बढ़ गए और यादें पीछे रह गईं। मगर यादें कहाँ पीछा छोड़ती हैं। रात भी रफ्ता रफ्ता सिरक रही थी, यूं जैसे हाथों से रेत। माही, आए नूर ने उसका बाजू जोर से पीछे करते अब काफ़ी ऊंची आवाज़ में कहा तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। स्याह रेशमी जुल्फें चेहरे से होती कंधों पर बिखरी। क्या तकलीफ़ है? अभी तो सोई थी, तुम्हें सुकून नहीं आना? उसकी स्याह आंखें खुमार से
नींद के खुमार से सुर्ख हो रही थी। वो खफकी से बोली तो आयनूर ने उसे घूरा। 9 बज चुके हैं, खुदाया मैं इधर ही हूँ। वो तेजी से बेड से उतरते बोली, मगर महिरा वापस गिर चुकी थी। वैसे उठो यार, आज तुम्हारी शादी है, कुछ तो शर्म करो, मुझे वापस हवेली जाना है। तोबा, माँ की कितनी कॉल्स आ चुकी हैं। मैंने कहा तो 7 बजे इधर होंगी। माही तेरी तेजी से अपनी चीजें समेटते उसने दोबारा उसे पुकारा, मगर वो सो चुकी थी। चंद लम्हे वो उसे घूरती रही। दिल तो चाहा कि पानी फेंक कर जगा दे, मगर फिर चुपचाप अपनी चीजें उठाते वैसे ही खुली शर्ट और ट्राउजर में कमरे से निकल गई। उसे जल्दी वापस जाना था। गुलखान उसका इंतजार कर रहा था। कल की निस्बत आज हवेली में काफ़ी ज़्यादा शोर और रश था। रंग बिरंग के लिबास में मलबूस खवातीन, कहकहे लगाते मर्द, जिद करते बच्चे और भाती फ्राक संभालती बच्चियाँ, मनचले लड़के और खूबसूरत लड़कियाँ। यूं लग रहा था उनका सैलाब उमड़ आया था। आज हवेली को सजाया भी काफ़ी ज़्यादा गया था। ऑफ वाइट भारी फ्रॉक को हाथों की 2-2 उंगलियों से दाएं बाएं से पकड़े वो स्याह हील में मुकीम पाँव देख देख कर सीढ़ियों पर रखती नीचे आ रही थी। स्याह बालों के दरमियान से मांग निकाल कर खुले छोड़ रखा था उन्हें। कानों में लंबे इयररिंग्स पहने उसने हल्का मेकअप कर रखा था। भूरी आंखों में सुर्खी थी। रात नींद पूरी ना होने की वजह से या आयनूर, जब वीरिया ने उसे पुकारा तो वो आखिरी सीढ़ी पर एहतियात से पाँव रखते नीचे उतरते। अब बेफिक्री से फ्रॉक को छोड़े उसे देखने लगी थी। तुम अभी नीचे आ रही हो, कब से सब इतना इंतजार कर रहे हैं, वो बरहमी से बोली तो आयनूर ने उसे घूरा। अभी आई हो और फिर तैयार होकर जा रही हो, यकीनन ये कोई आसान काम नहीं है। वो नाक से मक्खी उड़ाते बिना दोबारा फ्रॉक को संभाले अब लाउंज से बाहर निकल रही थी। घेरदार फ्रॉक अतराफ में फैला उसके साथ घूम रहा था। जवेरिया ने उसे घूर कर देखा और फिर उसके पीछे भागी। चूंकि शाम हो चुकी थी और बारात को निकलना था। ये उनके यहाँ रस्म थी कि दुल्हन को घर के दूसरे लोग लेने जाते थे और दुल्हन के आ जाने के बाद दूल्हा दुल्हन के घर जाता। वहाँ चंद एक रस्में होती और फिर वापसी। जब भी सामिर मीर अभी साथ नहीं जा रहा था, मगर वो टीनेजर नहीं था जो जिद करता। उसे यकीन था वो उसी की थी और उसे उसी के पास आना था और आज ही आना था। जब भी मुतमईन था। आज आखिरी दिन था उसकी बेचैनी और महिरा के सुकून का। उसने सोच रखा था, बेटा मैं निकलने से पहले कॉल करूंगी, तुम लोग निकल जाना यहाँ से, पहुँचते पहुँचते वक्त लगता है, देर ना हो जाए। माँ बेगम ने उसके पास रुक कर कहा तो उसने सर हिलाया। सफ़ेद क्रिल की कॉटन और शलवार पहने, ऊपर ग्रे कोट पहने, उसके बाल तरतीब से सेट थे। कोट के बाजू को थोड़ा सा फोल्ड कर रखा था जब भी उस पर बल थे। वजीद चेहरे पर संजीदगी सजाए, वो दोनों बाजुओं को कमर पर बांधे सब देख रहा था स्याह चील सी आंखों से। कहीं कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। शहरियार सिकंदर उसके साथ खड़ा था, चौकन्ना सा। वाहिद सदियाल ने गाड़ी में बैठने से पहले उसके कंधे पर हाथ रखा और बैठ गए। आयनूर गाड़ी में बमुश्किल बैठी, फ्रॉक संभल ही नहीं रहा था। आराम से पीछे हो। सामिर आगे हुआ तो वो पीछे हुई। उसका फ्रॉक उठाकर अंदर करते उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा, वो गुलखान से बोला तो वो मुअद्दब सा सर हिलाते आगे बैठ गया। कई और गार्ड्स को हिदायत देते वो गाड़ियों के रास्ते से फासले पर कमर पर बाजू को बांधे देख रहा था। 1 2 3 स्याह गाड़ियाँ चली, फिर फूलों से सजी 2 गाड़ियाँ और फिर पीछे कई गाड़ियाँ। रफ्ता रफ्ता सब निकली तो हवेली कदरे सुनसान हुई। देख ले, तेरी आज़ादी का वक्त बीतता जा रहा है, शहरयार ने शरारत से कहा, मगर उसने नहीं सुना। आसपास कुर्सियों पर कुछ औरतें और मर्द लड़के बैठे थे। ढोलक की तेज आवाज़ और कहकहे हनूस सुनाई दे रहे थे। हाँ गुलाब खान, तुम यकीनन मेरे हाथों से मुरझाना नहीं चाहोगे। तुम्हें जो काम सौंपा है उस पर ध्यान देना बस। वो सोफे पर टांग रखकर बैठते कदरे दूर लड़कों को भंगड़ा डालते देख संजीदगी से बोला। मुकाबिल का जवाब सुन वजीद चेहरे पर यकदम सर्द मोरी छाई। टांग से टांग उतारते वो सीधा हुआ, रगें उभरी हुई साफ दिख रही थी। उसने जब से हंकारा भरा। तुम ऐसा करो कि इन सबको पहुंचाओ वहाँ, खिदमत के बगैर भेजना हमारी रिवायत नहीं। लहजा भी सर था उतना ही। लफ्ज़ चबा चबा कर बोलते उसने बिना जवाब सुने कॉल काट दी। वो ठीक था, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करना ही चाहता था। वो जानता था वो हाजिम सरहान था या जो भी, मगर महिरा अब सामिर मीर की हो चुकी थी। उसके साय से भी वो वाकिफ था। महिरा की तो सांसें भी अब सामिर मीर के नाम थी। उस तक पहुंचना वो सबके लिए नामुमकिन बना चुका था। बस बहुत हुई सबकी, अब वो सिर्फ उसकी थी, उसी का होना होगा उसे। उसने जनूनियत से सोचा और उठ खड़ा हुआ। बारात जैसे ही उस घर में दाखिल हुई, फूलों की बारिश उन सब पर बरसाई गई। सबसे आगे माँ बेगम, वाहिद सिद्दीयाल और आयनूर थे। मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबके सलाम का जवाब देते आगे बढ़ रहे थे। महिरा की माँ के गले मिलते वो मुस्कुराते अंदर आए।
एकदम से जैसे शोर तेज हुआ था। हुटिंग और आतिशबाजी मनचले लड़के एक अलग माहौल बना चुके थे। धीमा सा सांस गूंज रहा था। पूरा घर लाइट्स और फूलों से सजा था। ब्लैक ड्रेस में मलबूस इर्तसाम वाहिद सदियाल के गले मिलते अब पीछे हो रहा था। बाल कुछ माथे पर बिखरे थे और चेहरे पर संजीदगी थी। आय नूर के सलाम के जवाब में पल भर को उसे देखा और फिर सर को खम देते जवाब देते थोड़ा पीछे हुआ। वो लोग अब आगे बढ़े थे। जो शोर एकदम से उठा था मध्यम हुआ मगर ख़त्म फिर भी नहीं हुआ। लॉन में सोफे लगाए गए थे जिन पर वो लोग बैठे। वेटर्स घूम रहे थे। स्टेज फूलों से सजा था मगर अभी खाली था। लड़के तेजी से भाग दौड़ रहे थे। लड़कियां अपने आंचल संभाले इधर उधर घूम रही थी। अलगर्ज हर चीज़ मुकम्मल थी, खूबसूरत थी। मैं माही को देख लूं? आए नूर माँ के कान के पास होती धीमी आवाज़ में बोली तो उन्होंने सर हिलाया। क्लच और मोबाइल को रोशनी देते वो फ्रॉक को उठाए। सरसब्ज लॉन से गुजरते अंदर दाखिल हुई। अंदर भी सारे घर को काफ़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। सीढ़ियों को अबूर करते वो महिरा के कमरे में दाखिल हुई तो तेज़ खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। हमारे बंदे पकड़े गए हैं, मुराद काफ़ी मायूसी और गुस्से से कह रहा था। आजिम तमस्कर से मुस्कुराया। तुम्हें क्यों लगा कि तुम सामिर मीर की बीवी को नुकसान पहुंचा सकते हो? उसका सर्द लहजा नागवारी की रमक लिए हुए था। मुराद ने नाक से मक्खी उड़ाने के अंदाज में पूछा, तो तुम कैसे मिल सकते हो उस लड़की से? वो सब गुस्से में लगता था। क्योंकि मैं उंगली से अपने सीने की जानिब इशारा किया। मैं हाजिम सुरहान हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। उसके लहजे में हनूज गरूर की बू आती थी। मुराद चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर बोला, अब अपने बंदों की शक्ल सिर्फ यादों में देखना। फिर उसने चेहरा मोड़ लिया। आज तकलीफ ज़्यादा थी, आज दर्द घुटन अजियत ज़्यादा थी। न जाने क्यों रमला की याद, वही पछतावे, कोई हालात, वही सब याद आ रहा था। आह, काश कोई उसे अकल दिलाता, कोई उसे रोक लेता, वो रमला को ना मारता। वो उसे याद आती थी, बहुत ज़्यादा याद आती थी। वो ये नहीं चाहता था, कभी नहीं चाहता था, मगर गुस्से ने उससे बहुत बुरा अमल करवा दिया। उसे वो ये नहीं चाहता था, कभी नहीं चाहता था, मगर गुस्से ने उससे बहुत बुरा अमल करवा दिया, उसे कातिल बना दिया। दुख था और शदीद था। एक दुख तो था भी नहीं, वो हजारों दुखों में मुब्तला था। आज की रात तो क्या, दिन भी अजीब हो रहा था। तो आज मुकम्मल तरह उस लड़की को भी खो चुका तो वो आज मुकम्मल तरह उस लड़की को भी खो चुका था। हाजिम सुरहान खाली हाथ रह गया था। दूसरी जानिब उस कमरे में उन लोगों की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। सामने कुर्सी पर टांग रख के वो बड़े करोफर अंदाज में सिगार का कश लेते, धुआं मुंह से हवा के सपुर्द करते, फिर उस धुएं को देख रहा था। वजीद चेहरे पर बेतहाशा सर्द मोहरी थी। शहरियार और गुलाब खान उसके पास थे। तो तुम लोग मेरी बीवी को उठाकर कहाँ ले जाने वाले थे? उस पर नीम तारीख कमरे में उसकी भारी सर्द आवाज़ गूंजी तो उन तीनों ने हलक तर करते एक दूसरे को देखा, फिर उसे देखा। बोलो। अंदाज काफ़ी बहलाता हुआ था। ससाई गुलाब खान की देखा देखी उसने भी कहना शुरू किया, हाँ, हमें मुराद ने कहाँ लेकर जाना चाह रहे थे? सवाल दोबारा दोहराया और बुझते सिगार को देखा। मुराद नहीं, पाशा के अड्डे पर। वो बमुश्किल बोल पाया। पुरखौफ निगाहें उस पर थी। सामिर मीर तो क्या, शहरियार और गुलाब खान की आंखों में भी गजब उतरा। सिगार को स्याह चमकते पैरों तले मसला। गुलाब खान वो एकदम मुतवज्जो हुआ। तुम यकीनन मुझे मायूस नहीं करोगे। जी साईं। सामिर, शहरियार ने कुछ कहना चाहा। इनको ऐसे अड्डों पर भेज दो जहाँ से ये आए हैं। और वो मुराद, वो उठ खड़ा हुआ, उसको यहाँ होना चाहिए कल, समझ रहे हो ना? जी साईं। सामिर, वो जेल में है, वो जहन्नुम में भी हो बेशक, मुझे यहाँ चाहिए। हुक्मिया स्पाट लहजे में कहते वो जैसे आया था निकल गया। शहरियार उसके पीछे भागा जबकि गुलाब खान ने हाथों में लाठी पकड़ते उस कमरे का दरवाज़ा बंद किया। कमरा सुबह की निस्बत अब कुछ ज़्यादा बिखरा था। गुलाब के फूल और तेज़ परफ्यूम, हर सू फैली खुशबू। बेड पर, मेज़ पर, हर तरफ महिरा की चीज़ें बिखरी, जो कुछ लड़कियां तेज़ी से समेट रही थीं। एक तरफ काफ़ी सारे सूटकेसेस तैयार थे। आइनूर की आंखें फैलीं क्योंकि वो काफ़ी सारे थे, जो अब एक लड़की ने एक एक करके बाहर खड़े गुलखान को देना शुरू किए। सुनो, सारा सामान एहतियात से रखना, समझ रहे हो ना? आइनूर चौंकी और निगाहें घुमाते ड्रेसिंग टेबल की जानिब देखा तो चंद पल देखती
देखती ही रह गई। गहरे सुर्ख रंग का नफीस मगर भारी कामदार लहंगा अतराफ में बिखरा हुआ था। उसी रंग की शर्ट जिस पर भी काफ़ी काम किया गया था और तंग से बाजू कोहनियों पर ख़त्म हो जाते। अलबत्ता दुपट्टा जालीदार था जो जोड़े पर लटका कमर पर छोड़ा हुआ था। खूबसूरती से किया गया मेकअप और डीप रेड लिपस्टिक ने उसके लबों को मज़ीद सजा रखा था। दोनों कलाइयों में भर भर कर चूड़ियाँ और गजरे। वो गले में पहने हार को छूती ब्यूटिशियन से कुछ कह रही थी। आईनूर चलती उसके पास आकर रुकी तो महिरा ने उसे चौंक कर देखा। शुक्र है तुम ऊपर आए, मुझे बताओ कैसी लग रही हूँ। कुछ और तो नहीं हो गया ना? ये मेकअप ओवर और ये बाजू यहाँ से इतने तंग लग रहे हैं। क्या देखो कैसे खड़ी हो, ये बहुत भारी है। मैं तो अभी से थक रही हूँ। तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? वो बेहद नर्वस हो रही थी। उसे देखते ही कई सवाल एक सांस में पूछ लिए। माही तुम बहुत 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 प्यारी लग रही हो यार, इतनी हसीन कि यार मैं हैरान हो गई हूँ। महिरा का चेहरा एकदम सुर्ख हुआ। शीशे में नजर आते अपने आंख को फिर से देखा। सियाह आंखें कातिल लग रही थीं और उस पर रच के रूप आया था। उसे तैयार रहने का, सजने संवरने का बहुत शौक था। अगर वो अपना शौक पूरा भी करती थी मगर रमला के घर, मगर आज उस पर अलग रूप आया था। सच में ना, मगर वो नर्वस हो रही थी, बार बार एक एक चीज़ को छूती। दिल तो जैसे रगों पैर में धड़क रहा था। सामिर लाला तो गए काम से, आईनूर ने बेसाख्ता हंसते हुए कहा तो उसका चेहरा मजीद सुर्ख हुआ। वो भी आए हैं? वो न जाने क्यों कैसे पूछ बैठी मगर जल्दी जुबान दांतों तले आई। कमरे में मुश्तरका ओ की आवाज़ गूंजी तो वो खज्जल हुई। वो आईनूर ने लंबा किया। आसपास खड़ी लड़कियां जमा होती उसे मजीद नर्वस कर रही थी। मैं सामिर कह रही थी। इतनी लड़कियों को एक साथ घूरता देख वो बमुश्किल बोली तो आईनूर ने बेसाख्ता उसका दायां हाथ पकड़ा। अच्छा तुम सामिर कह रही थी, हमें लगा तुम मीर कहना और लिखना ज़्यादा पसंद करती हो। मगर महिरा ने एकदम घबरा कर हाथ वापस खींचा। तुमने क्यों देखा? वो काफ़ी खफकी से बोली। मैं तो बस जानना चाह रही थी कि ऐसा क्या है जो तुम सीरत मेहंदी लगाने वाली लड़की को बताते इतना शर्मा रही थी। आईनूर का लहजा हनूस शरीर था। तुम मुझ पर नज़र रख रही हो? महिरा सदमे से बोली। बाकी लड़कियां भी हंस दी। जाहिर सी बात है, भाभी हो मेरी, मेरे इकलौते मासूम लाला की जान, अब नज़र तो रखूंगी ना, वो इतराते बोली तो महिरा ने घूरा। अलबत्ता दिल उसका शिद्दत से धड़क रहा था। उफ सामिर, अच्छा बस करो लड़कियों, दुल्हन का बुलावा आ गया। अंदर आते जवेरिया ने ऊंची आवाज़ में कहा तो उसका दिल मजीद धड़कने लगा। वो बेवजह नर्वस होते दुपट्टे को कभी चेहरे कभी दाएं बाएं गिरी लटों को ठीक कर रही थी। वो इतनी नर्वस हो रही थी कि रोना आ रहा था। आईनूर को बेसाख्ता उस पर प्यार आया। कुछ भी नहीं है नया, सब वही हैं और तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो, बेऐब, परेशान मत हो, वो दिलासा देते उसे बोली। वो उसे दिलासा देते हुए बोली। बेशक ये लम्हा भारी था। तभी महिरा की मां अंदर दाखिल हुई और उसे देखते नम आंखों से मुस्कुरा दी। इर्तसाम भी उनके पीछे आया और अब उसी को देख रहा था। वो उंगली पकड़कर गांव की कच्ची सड़कों पर उसके साथ घूमती जिद करते करते न जाने कब इतनी बड़ी हो गई कि उनकी रही ही नहीं थी। मेरी बेटी माशाल्लाह, किसी की नज़र ना लगे। उसके माथे को चूमती वो बोली तो इर्तसाम को भी होश आया। वो भी उसके पास आकर उसके सामने दो जानू बैठा और उसके हाथ अपने हाथ में लिए। यकीनन सब पीछे हो गई थी बाकी, अलबत्ता नूर उसके पास ही रही। इर्तसाम को एक नज़र देखा बस। ये तुम्हारा घर है महिरा, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तुम्हें कोई भी मसला हो मुझे बताना। हम सब पहले भी तुम्हारे साथ थे और हमेशा रहेंगे, ठीक है ना? परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम सब हैं। वो जानता था वो कितनी नर्वस थी, जब भी काफ़ी आराम से बोल रहा था। महिरा ने नम आंखों के संग सर हिलाया। उसको या किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं थी। वो जानती थी उसका बाप भाई और माँ हमेशा उसके साथ होंगे। वो मुतमईन थी। अब रोना मत, ठीक है उठो चलो। उसका हाथ लिए वो उठा तो महिरा भी उठी थी। लहंगा अतराफ में गिरा। तुम आराम से चलो, बल्कि इर्तसाम भाई आप साथ आ जाएं, अब उसका लहंगा संभाल लेते हैं, एक लड़की ने आगे होते कहा तो वो सर हिलाते पीछे हुआ। दो लड़कियों ने उसका लहंगा संभाला और दाएं बाएं आईनूर और उसकी माँ थी। वो सज धज कर कदम उठाती धक धक करते दिल के संग बाहर आई। लड़कियों की टोली भी उसके साथ थी। उसका सारा सामान नीचे जा चुका था। लॉन में लाकर उसे स्टेज पर बिठा दिया गया। सामिर की माँ ने कई नोट उस पर से वार दिए। औरतें लड़कियां आती और मिलती जा रही थी, कोई दुआएं देती, कोई उसका चेहरा काफ़ी सुर्ख हो रहा था। आईनूर उसके साथ थी, कभी उसे छेड़ती तो कभी दिलासा देती। वो बहुत खुश थी।
इर्तिसाम की वजह से वो महिरा या किसी दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहती थी। मोहब्बत उसने की थी, गलती उसकी थी, वो खुद ही सज़ा काट रही थी। इर्तिसाम से 10 कदम दूर ही रही। अब दोबारा अपनी बेइज्जती शायद बर्दाश्त नहीं करती और वो कोई तमाशा भी नहीं चाहती थी। कम अज़ कम आज के दिन मैं थक रही हूँ। कुछ औरतें कम हुई तो वो कदरे झुककर उसके कान में बोली। सियाल लटें अतराफ में झूल रही थीं और चेहरा कुछ ज़्यादा सुर्ख हो रहा था। आइनूर ने उसे घूरा। बस खाना लगने वाला है, शायद फिर सब मसरूफ़ हो जाएंगे, उसने दूर देखते कहा। तो महिरा चुप हो गई। 2 घंटे एक ही पोजीशन में बैठकर उसकी कमर अकड़ चुकी थी। कुछ देर बाद खाना खुला। उनके सामने भी मेज़ रखते खाना लगाया गया। बुफे सिस्टम था, हर कोई अपना खाना लेते, कोई बैठा तो कोई खड़े हुए खा रहा था। हवेली में एक बार फिर गाड़ियाँ तैयार खड़ी थीं। सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ पर कुछ बल थे और माथे पर भी उसका मूड कुछ ख़राब लगता था। वो न जाने किन सोचों में था। शायद उसे ये लग रहा था कि सब हाजिम ने करवाया था, उसके बंदे थे, वो महिरा को किडनैप करवाना चाहता था। बस यही सोच उसे परेशान कर रही थी। हालांकि उसे हाजिम तो क्या, किसी का भी डर ना था, मगर वो बदमज़गी नहीं चाहता था। वो नई ज़िंदगी की शुरुआत सुकून से करना चाहता वो नई ज़िंदगी की शुरुआत सुकून से करना चाहता था। क्या सोच रहा है? चल अब परेशान ना और बैठ जा, निकलना भी है, शहरयार ने उसे देखते कहा। तो वो चौंका। 3-4 लड़के और भी साथ जा रहे थे जो करीबी दोस्त थे। बाकी गार्ड्स की गाड़ियाँ थी। वो दूसरी गाड़ी में बैठ गया। शहरयार उसके साथ ही बैठा था। एक के बाद एक हवेली से गाड़ियाँ रवां दवां हुई थी। इर्तिसाम ने उसके सर पर कुरान का साया किया। उसके 2 कदम पीछे चल रहा था वो। आसपास लड़के लड़कियां औरतों का काफ़ी रश था। दरमियान में से वो लोग चल रहे थे। दरमियान में महिरा और माँ, आइनूर और बाप थे। उसकी स्याह आंखें नम हो रही थी, कदम मन मन के हो रहे थे और दिल शिद्दत से धड़क रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर वो अपनी माँ के गले लगकर बिला के रो दी। उसका दिल भरा हुआ था। इसहाक खान ने उसे सीने से लगाते उसका सर चूमा। इर्तिसाम ने गले लगाते दिलासा दिया। वो माँ बाप की दुआओं की संगत में गाड़ी में बैठी। दिल यूं था कि बंद हो जाएगा। ये लम्हा उस पर भारी था। माँ ने फिर से उसका माथा चूमा और हजारों दुआएं दी। आगे पीछे गाड़ियों में बाराती वापस बैठ रहे थे। कोई फायरिंग कर रहा था तो कोई नम आंखों से मुस्कुरा रहा था। आइनूर उसके साथ बैठी थी, मध्यम आवाज में उसे दिलासा देते। उसकी माँ दूसरी गाड़ी में थी। गाड़ियों के दरवाजे बंद होने की आवाज़, फिर गाड़ियाँ चल दी थी उस घर से। वो लोग उसे रुखसत करके अब दरवाजे पर खड़े गाड़ियों को दूर जाते देख रहे थे। मध्यम से साज की धुन हनूस कायम थी। हवेली में गाड़ियाँ पहुंची तो इतनी शदीद फायरिंग हुई कि गाड़ी से निकलती महिरा घबरा गई। उसकी सोच से ज़्यादा रश था। अभी तो और भी इम्तहान बाकी है मेरी जान। आइनूर ने सरगोशी की तो चौंक कर वो उसकी तरफ मुड़ी। रुको मत, चलो, उसे घूरते हुए कहते वो उसका बाजू पकड़े अंदर दाखिल हो रही थी। दाएं बाएं खड़ी लड़कियां फूलों की बरसात कर रही थीं उन पर। उसकी हथेलियां शदीद नम हो रही थीं और दिल शिद्दत से धड़क रहा था। सहज सहज कर कदम रखती वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में आई, जहाँ उसे बिठा दिया गया। यहाँ कुछ रस्में करना थी। दूसरी जानिब वो भी अब कदरे नर्म मुस्कुराहट लबों पर सजाए महिरा के घर बैठा उन सब से बातें कर रहा था। चूँकि महिरा की कोई बहन तो थी नहीं, जब भी उसकी कज़नें रस्म कर रही थी और वो मध्यम मुस्कुराहट के संग सब कुछ देख रहा था। रात जब गहरी होती गई और लोगों का रश कम होता गया तो माँ बेगम को भी उस पर तरस आ ही गया। आइनूर और कुछ लड़कियों के साथ वो उसे सामिर के कमरे में पहुंचा चुकी थी। कमरा फूलों से काफ़ी ज़्यादा सजाया गया था। ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल और भी जगह पर कैंडल्स जल बुझ रही थी। वो बेड के वस में लहंगा फैलाई थकी थकी सी बैठी उन लड़कियों की बातें सुन रही थी। रात के 10 बज रहे थे। ना तो उसने सामिर को देखा और ना ही कोई उसे 2 पल सुकून से आंखें बंद करने दे रहा था। कुछ थकन थी, कुछ खौफसदा भी थी। अच्छा बस अब चलो, शाबाश, अब कमरे से निकलो, इसे आराम करने दो, लाला भी आते होंगे, आए नूर ने एकदम उठते हुए कहा। तो लड़कियों ने मुंह बिसोरा, जबकि महिरा ने सुख का सांस लिया। लड़कियां एक एक करके कमरे से निकल रही थी। महिरा को लगा जैसे कुछ सुकून मिला। अच्छा माही, तुम परेशान मत हो, खाना खा लिया है, मगर कोई भी चीज़ चाहिए हो तो बताना, लाला बस आते ही होंगे, परेशान मत होना, ठीक है, वो नरमी से कह रही थी। महिरा फ़कत सर हिला सकी। जालीदार दुपट्टा कमर पर झूल रहा था। कलाइयों में आइनूर ने ताज़ा गजरे पहना दिए थे। वो दिलकश सी लड़की उस कमरे के हुस्न को मज़ीद बढ़ा चुकी थी। आइनूर मुस्कुराकर बाहर निकल गई तो महिरा ने सर बेड की पुश से लगाते सुकून का सांस लिया था, मगर सुकून कहाँ था।
दिल शिद्दत से धड़क रहा था। अभी तो सामिर का सामना करना था, वही सबसे मुश्किल था। उसने कमरे में निगाहें दौड़ाई तो एक बार दिल शिद्दत से फिर धड़कने लगा। वो ग्रे कोट को हाथ में पकड़े, कमीज के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए, उसके बाल माथे पर बिखरे थे। पूरा दिन घन चक्कर बना रहा। उसकी शादी थी और एक मिनट भी उसे सुकून का देखना नसीब नहीं हुआ। अब रात के 12 बज रहे थे जब वो थका थका मगर मसरूर सा कमरे का दरवाज़ा खोला तो फूलों और परफ्यूम की तेज़ खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। दिल था कि कानों में शिद्दत से गूंजने लगा। चूड़ियों की छन छन उसके दिल के तारों को छू रही थी। आंखें बंद करते उसने खोली और फिर नज़र कमरे में दोहराई। दिल रवानी से धड़कने लगा उसे देखते। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी वो हसीन लड़की थकन ज़दा सी कलाइयों से चूड़ियाँ उतार रही थी। लहंगा फैला हुआ था और जालीदार दुपट्टा कमर से उतार नीचे गिर रहा था। शायद उसने देखा नहीं था। सामिर ने गहरा सांस लेते दरवाज़ा लॉक किया और कोट सोफे पर उछाला। वो लड़की एकदम चौंकी और तेज़ी से मुड़ते अब उसे देख रही थी। सामिर तो शल रह गया। उसका दिल भी जैसे धड़कने से इनकारी हुआ। कमरे में अजीब घुटन बढ़ गई। फंसूं कुछ यूं बिखरा कि चंद लम्हे वो एक दूसरे को देखते रहे, किसी तलिस्म के जेरे असर। वो जो अब थक कर उठी थी एकदम उसे सामने देख घबरा गई। दिल मध्यम रफ्तार से चलने लगा, हथेलियां नम हुई। उसकी पलकें झुकी तो सामिर भी होश की दुनिया में आया। वो भारी मजबूत कदम उठाते उसके पास आता जा रहा था और महिरा वो पीछे होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो उसके इंतहाई करीब पहुँच आया। यहाँ तक कि वो ड्रेसिंग टेबल से पिन हो गई थी। पलकें झुकी हुई थीं जबकि सामिर उसे ही देख रहा था। वो हसीन थी वो हसीन थी, वो जानता था, मगर उस वक्त उसके चारों शानें चित कर चुकी थी। इंतज़ार नहीं हो सका। उसकी भारी आवाज़ सरगोशी नुमा सी महिरा को अपने कान के बहुत पास मालूम हुई थी। मेहंदी से सजा उसका हाथ बेसाख्ता सामिर के सीने पर गया। वो जवाब चाह रहा था। दाएं बाएं जानिब शीशे पर हाथ थे और निगाहें उसके चेहरे पर खुमार के बाईस आंखें सुर्ख पड़ चुकी थी। क्या था किया था उसके कुर्ब में वो बमुश्किल बोल पाई। सामिर की निगाहें लबों पर आन ठहरी। इतना थोड़ा, मुझसे तो तुमने महीनों इंतज़ार करवाया। दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखते बेसाख्ता उसके मुरमरी वजूद को अपने पास खींचा तो वो शिद्दत से बौखलाए। सामिर, उसने रोकना चाहा, उसका दिल जैसे बंद हो रहा था। सामिर ने होंठ उसके गाल पर रखते उसे बोलने से रोका। खामोश, बोलना मत। सरगोशी सी आवाज़ उसकी धड़कनें रोकना चाह रही थी। वो उसके हाथों के बेबाक लम्स पर तड़पती बेसाख्ता उसके हाथ रखते देखा था उसके सीने पर। निगाहों से इल्तिजा की। सामिर मगरूर सा हंसा। वो उसके साथ को उसकी कमर पर पिन कर दिया और उसके हाथ को वो उसकी कमर पर पिन कर गया। तुम तो बहुत उड़ रही थी ना महिरा, मेरी जान, क्या हुआ? उसके लब गालों से होते लबों तक आते कि वो गहरा सांस लेने लगी। तनफ्फुस बिगड़ गया था। यूं लग रहा था कि एक तलिस्म ने उसके हाथ पांव बांध दिए। वो मज़ाहमत नहीं कर पा रही थी। सामिर को गुस्सा नहीं आया। तुम्हें मैंने कहा था जितना भी भाग लो मुझ तक ही आना होगा। देखो ना अब कौन बचाएगा तुम्हें। अब क्या करोगी? मगरूर बेबाक से लहजे में कहते, ठोड़ी से पकड़ते, उसका चेहरा अपनी तरफ करते वो सरगोशी में बोल रहा था। आवाज़ें इतनी कम थीं कि कमरे के दरो दीवार कोशिश के बावजूद भी सुन ना पा रहे थे। कमरे के माहौल को रोमानवी बनाकर पेश कर रही थी। सफ़ेद बेडशीट पर गुलाब उन्हें तकने की कोशिश में थे, मगर सामिर उस पर छाया था, यूं कि कोई चीज़ उसे देख नहीं पा रही थी। यूं कि कोई भी चीज़ उसे देख नहीं पा रही थी सिवाय उसके। उसकी भारी सांसों की आवाज़ अलबत्ता सुन रहे थे। महिरा ने लब काटे, आंखें नम होने लगीं तो सामिर ने नफ़ी में सर हिला। तुम्हारी मासूम अदाएं तुम्हें मुझसे बचाने की बजाय मेरे मज़ीद करीब लाएंगी। ऐसी कोशिश भी मत करना। रोना तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका लहजा नर्म हुआ तो महिरा ने उसे देखा। मुझे नींद आ रही है, उसने कह ही दिया। उसे मान था, वो उस पर गुस्सा नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। सामिर ने उसे देखा, फिर हाथ उसके बालों में उलझाते दुपट्टे को गिराया। नींद भी पूरी करना, मगर फ़िलहाल तो नहीं। कोई गुस्सा, कोई सर्द मोरी नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि वो उससे खौफज़दा हो। मैं थक गई हूँ। उसको बाल भी खोलते देख वो फिर से बोली। हकीकत में वो खौफज़दा थी। मैं हूँ ना, ऐसे कैसे थक गई? उतर जाएगी थकन भी। उसका अंदाज बहलाता हुआ था मगर आवाज़ हनूज सरगोशी जितनी। सामिर, वो खुमार और जज्बात की गहरी खाई में डूबा था। आपने मेरा नाम नहीं ढूंढा। वो उसका ध्यान हटाना चाह रही थी। अभी लिखा कब है? उसकी आवाज़ मज़ीद कुछ भारी हुई। लिखा है ना, वो कहना चाह रही थी। मैंने तो नहीं लिखा ना। बोझल लहजे में कहता यकदम झुका और उसके वजूद को बाजुओं में भरा।
सामिर, उसने बौखलाकर उसे पुकारा और घबराकर उसकी गर्दन के गिर्द बाजू बांधे नीचे उतारे मुझे। सामिर ने उसे बेड पर यूं गिराया कि फूल उछलते उसके ऊपर आए। वो उसे सदमे से देख रही थी। स्याह बाल अतराफ में फैले और सफ़ेद चादर पर उसका लहंगा बिखरा। सामिर ने मखमूर निगाहों से उसे देखा। आप मुझे यूं उठाकर नहीं फेंक सकते हैं। वो शदीद बौखलाई थी। उसने उसके दाएं जानिब हाथ रखा। अब तो फेंक दिया ना। बेबाक निगाहों से उसे देखते उसने कहा तो महिरा ने चेहरा मजीद पीछे किया। वो पूरी तरह उस पर हावी था। महिरा के दिल की धड़कनें जैसे रुक रुक कर चलने लगी। गर्दन पसीने से नम हो चुकी थी। वो पुरखौफ निगाहों से उसी को देख रही थी। मुझे चेंज करना है। उसकी दलील बहुत कमज़ोर थी। सामिर उसके मुझे चेंज करना है। उसकी दलील बहुत कमज़ोर थी। सामिर उसके साथ बेड पर बैठा, अलबत्ता निगाहें उसी पर थीं। वो भी हो जाएगा, फिक्र क्यों करती हो। उसकी हालत उसे मज़ा दे रही थी। महिरा ने हलक तर करते कोई और राह फरार सोचना चाहे, मगर सामिर ने दायां बाजू उस पर से गिराते उसे बेड पर रखा। वो बौखलाते हुए पीछे गिरी। फूल फिर से उछले। खुशबू तेज़ी से बिखरी थी अतराफ में, किसी तलिस्म और कोई बहाना उसका लहजा जताता हुआ था। निगाहें फिदा हो जाने वाली निगाहों से उसे देख रही थी। उसकी गर्दन से गुलाब की पत्ती हटा, उंगलियों का लम्स गर्दन पर महसूस करते उसकी धड़कनें मद्धम होने लगी, सीने में उलझने लगी। नहीं नहीं बचाना। आवाज़ काफ़ी करीब हुई। वो आंखें बंद कर गई। यही कहा था ना, आखिर में यहीं आना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं ना होगा। लब अब कनपटी को छू रहे थे। महिरा ने आंखें और जोर से बंद की। तनफ्फुस बिगड़ा हुआ था। सामिर ने दिलकशी से उसे देखा और फिर आंखों में खुमार रक्स करने लगा, फंसों बिखरने लगा। किसी तलिस्म ने उन दोनों को अपने हिसार में कैद किया। मोमबत्तियां हनूज जल थल कर रही थी, रक्स कर रही थी। फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। गजरे और दुपट्टा नीचे गिरा था। सुर्ख चूड़ियां बिखरी हुई थी।